इकोनॉमी और उसके 7 पिलर्स। पिछले वाले सेशन में हमने बात करी थी कि बजट की, फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत बजट, और बजट के 2 पार्ट्स थे, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट, इनकमिंग मनी, आउटगोइंग मनी, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने उसके भी सब टाइप्स की, रेवेन्यू पार्ट, उसके अंदर रिसिप्ट के अंदर 2 टाइप थे, टैक्स एंड नॉन टैक्स, टैक्स के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और इनका जो कलेक्शन रेट वगैरह बनाना था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो देख लिया। और ये टैक्स जो केंद्र सरकार को मिले वो था ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, और उसके अंदर से डिजास्टर मैनेजमेंट का माइनस कर दो फंड, राज्यों को जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक पैसा दिया गया उसको माइनस कर दो, तो ग्रॉस में से अपने में को मिल जाएगा नेट टैक्स रेवेन्यू, ठीक। और फिर ये रेवेन्यू के अंदर ये तो इनकम की बात थी। फिर एक्सपेंडिचर में हमने देखा था इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडीज, डिफेंस, ग्रांट, पेंशन, पुलिस, ये सारे इनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर महसूल खर्च, उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमने देखा था। बजट का फिर कैपिटल पार्ट, उसके अंदर कुछ पैसा आता है, कुछ जाता है। इनकमिंग मनी के अंदर 2 टाइप थे, एक तो ऐसा कि जो उधारी करके सरकार पैसा लाई, डेप रिसिप्ट, इंटरनल भी हो सकती है डेप, एक्सटर्नल भी हो सकती है। उधारी करे बिना सरकार कुछ पैसा लेके आई। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी निगम को, किसी राज्य सरकार को, किसी विदेशी सरकार को पैसा दिया था लोन में, उसका जो प्रिंसिपल अपने को वापस मिला, लोन रिकवर, वो पैसा, और सरकार निगमों के शेयर बेचना शुरू करे, और जो पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट में, तो प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, वो सारा भी चला गया कैपिटल में, लेकिन नॉन डेप पार्ट में। और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्लान, नॉन प्लान, लोन्स जो नीचे दी गई या बाहर दी गई, और कैपिटल एसेट्स, गुड्स, उनको क्रिएट करने के सारे खर्चे। फिर हमने बात करी थी कि बजट के अंदर ये पैसा कुछ आता है, जाता है, बीच में डेफिसिट हो जाता है। तो डेफिसिट के अलग अलग प्रकार, एक तो था फिजिकल डेफिसिट, जिसके अंदर से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करो तो आपको मिलेगा प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। उसी प्रकार रेवेन्यू डेफिसिट, जिसके अंदर से आप ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन, वो चीज माइनस करो तो आपने को मिलेगी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। और हमने बात करी थी कि ये फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो तो वो इकोनॉमी को कैसे नुकसान कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट के एंगल, ब्लैक मनी के एंगल, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के एंगल। उससे अगर बचना हो तो हमने फिजिकल डेफिसिट को काबू में करना चाहिए। किस डेडलाइन में काबू में करना है, वो FRBM एक्ट के अंतर्गत सारे नंबर्स दिए गए हैं। जेटली का क्या टारगेट था, FRBM का क्या टारगेट है, सर्वे 14 फाइनेंस कमीशन, उन्होंने क्या टारगेट दिया, और फिजिकल डेफिसिट को काबू में करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उसके सामने क्या समस्याएं हैं, वो सारी बातें हमने देखी। उसके बाद एक बड़ा टॉपिक था 14 फाइनेंस कमीशन, YV रेड्डी, जो उन्होंने रेकमेंड किया सबसे पहले कि केंद्र सरकार ने नीचे राज्यों को कितना पैसा देना चाहिए अपने टैक्स कलेक्शन में से, 42%, तो वो हुआ वर्टिकल डेवोल्यूशन। सेकंड थिंग कि ये राज्यों को जो नीचे पैसा दिया गया तो उसमें हर एक राज्य का कितना हिस्सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए 5 फैक्टर वाला वो फॉर्मूला हमने देखा था। नेक्स्ट थिंग कि पंचायती राज संस्थानों को और मजबूत करने के लिए ग्रांट में कुछ पैसा देना चाहिए, अराउंड 2,87,000 करोड़ रुपीस, तो वो नीचे देंगे। फिर 90% बेसिक, 10% परफॉर्मेंस में, ऐसा पंचायती राज बॉडी के लिए, और अर्बन बॉडी के लिए 80% बेसिक में और 20% परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में, तो वो हमने मैटर देखा था। और एक बड़ा मुद्दा यह था कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को ऑगमेंट करने के लिए राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के और नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कदम उठाने चाहिए, वो बातें खत्म हुई। और अंत में कि ये पब्लिक यूटिलिटी का प्राइसिंग, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, YV रेड्डी ने कुछ सुझाव दिए थे। तो इस प्रकार से जो अपना ये फिजिकल पॉलिसी का पिलर था, उसके अंदर और पैरेलल जो इकोनॉमी सर्वे के चैप्टर्स देखने थे, दोनों ही वॉल्यूम के, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, उसका चैप्टर 2 देख लिया। 14 फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे, उसका वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 वो भी देख लिया। एक चीज जो बच गई थी वहां पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। तो आज GST का ओवरव्यू लेंगे और केवल ओवरव्यू ही लेंगे, मतलब कि CA की परीक्षा देनी है और अकाउंट कीपिंग में PhD करना कि ये यहाँ पे लिखना है, वहां पे लिखना है, वो हम नहीं जाएंगे। बस देखने इतने मुद्दे हैं कि ये वैट और GST ये लाने की क्या आवश्यकता है, और ये GST लाएंगे तो उसके क्या सेलिएंट फीचर हैं, क्या उससे फायदा होगा अपने को, और लागू करने में क्या अपने सामने चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल है, और राज्यों को कैसे वो कंपेंसेशन देना है वगैरह। बात शुरू करते हैं। पहले भी एक लेक्चर में हमने मनी के एवोल्यूशन की बात करी थी, तो वहां ये था कि पहली पुरानी सिस्टम में अगर कोई समस्या हो तो नई सिस्टम इवॉल्व की जाती है। तो अगर GST लाना है मतलब पुरानी वाली कोई सिस्टम में तकलीफ थी, पुरानी वाली सिस्टम है वैट, और वैट के पहले भी कोई एक सिस्टम थी सेल टैक्स, वहां पे कुछ तकलीफ थी तो वैट लेके आए थे। तो पहले हम ये समझते थे कि सेल टैक्स क्या है और उसमें क्या समस्याएं थी। एक राज्य है और वहां पे मान लो ऐसा नियम किया गया है कि जितनी बार कोई चीज बिकेगी उस पर
10% सेल्स टैक्स लगाएंगे। जेठालाल आगे किसी व्यापारी से एक फोन का चार्जर, एक मोबाइल फोन और वो ईयरफोन, 3 चीजें लेके आते हैं, जिसका बिल बनता है 10,000। तो इस पे स्वाभाविक है राज्य सरकार टैक्स मांगेगी कितना, 1,000 रुपए। तो मतलब ये टैक्स भरा किसने होगा, जेठालाल ने अपनी जेब से, लेकिन वो दिया होगा उसके आगे वाले व्यापारी को और उसने फिर राज्य सरकार में जमा कराएंगे। देयरफॉर सेल टैक्स इज वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब जेठालाल इन तीनों चीजों को एक बॉक्स में रखेंगे, पैक कर दिया, कुछ और उस पर स्टिकर लगा दिए, ये डिस्काउंट, ये वो ऑफर वगैरह, ऐसा करके वो बेचना शुरू करेंगे इस मोबाइल को। तो उन्होंने ये जो वैल्यू एडिशन किया, खोखे में पैक किया और अपने सारे इनपुट कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन ये सब लगाया, वो कुल मिला के मान लो हुआ 500 रुपए। उन्होंने कि मैं जितना मेरे को पड़ा है उससे 500 ज्यादा में बेचना है मेरे को। तो जब वो बेचने जाएंगे इस मोबाइल को तो कीमत क्या रखेंगे, देखिए 10,000 का सामान लेके आए तो वो तो रिकवर करना है, मतलब 10,000 तो लिखूंगा मैं, प्लस 1,000 रुपए मेरे को टैक्स भी लगा था और वो भी मेरे को रिकवर तो करना है, तो जेठालाल लिखेंगे 1,000 रुपए। और मेरा इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन बनना चाहिए क्या, 500 रुपए वाला। तो वो 500 टैक्स मिल रहा है राज्य सरकार को, वो कैसे मिल रहा है, देखिए 1,150 रुपए राज्य सरकार को यहां पर मिले। उसको मैं टुकड़ों में ब्रेक कर देता हूं कि 1,000 प्लस 100 रुपए प्लस 50 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एक एक टुकड़ा वो 10% किस चीज से आया है। सबसे पहले ये 1,000 रुपए ये कहां से आए, जो 10,000 का जेठालाल ने फोन पे जो 10,000 प्राइस ऐड किया है उसका 10% मतलब राज्य सरकार वापस 1,000 रुपए मांग रही है। नेक्स्ट थिंग, जेठालाल ने जो ये 500 रुपए का वैल्यू ऐड किया या अपना प्रॉफिट मार्जिन समझाए जो भी, तो उस पे स्वाभाविक है अगेन सरकार 10% मांग रही है, तो 500 का 10% मतलब 50 आ गया। अब सवाल ये होता है कि ये 100 रुपए वाला जो टुकड़ा है वो किसका 10% है। आगे जो जेठा भाई टैक्स भर के गए थे अपने से आगे वाली पार्टी को 1,000 रुपए, वो भी उन्होंने यहाँ पे गिना है अपने खर्चे में, तो उस 1,000 का 10% यहाँ पर मतलब 100 रुपए आ गया। आप समझे, मतलब कि एक तो जो इनपुट है उनका वैल्यू एडिशन है उसके तो 10% ले लिए, उसके साथ साथ जेठा भाई ने आगे जो टैक्स भरा था उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स के नाम पे वापस सेल टैक्स राज्य सरकार ने ले लिया। तो ये सिस्टम खराब क्यों है, फर्स्ट थिंग कास्केडिंग इफेक्ट दिखा रही है, जो पहले टैक्स भरा है उसके ऊपर आपको वापस टैक्स देना पड़ रहा है ना, इट इज टैक्स ऑन टैक्स अगेन कलेक्टेड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। इस कारण से एंड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और फिर इसको डॉज करना हो तो भी बहुत आसान है कि बिल बनाए बिना ही आप बेचो, तो फिर राज्य सरकार को पता कैसे चलेगा कि कितना माल बिका और उस पर कितना टैक्स लेना है। सो टू डॉज दिस टैक्स वो क्या करेंगे, व्यापारी विदाउट बिल बेचेंगे। ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकार कुछ कदम नहीं उठाएगी, वो हर एक दुकान पे फिर अपने सेल टैक्स इंस्पेक्टर भेजेगी कि चेक करो उनका स्टॉक कितना है, अकाउंट उनके देखो, बैंक बैलेंस देखो, ये वो। लेकिन सामने जेठा भाई और वो लोग उसको रिश्वत में पैसा दे देंगे और वो भी पूरा मैटर भूल जाएगा। तो इस प्रकार से एक तो टैक्स डॉज किया जाएगा, हाँ, ब्लैक मनी की समस्या बढ़ेगी, हाँ, और क्योंकि सरकार को टैक्स कम मिल रहा है और खर्चे तो स्वाभाविक है बड़े ही होंगे, तो फिजिकल डेफिसिट अपना बढ़ेगा, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो उस कारण से कैसे अपनी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है, सॉवरेन बॉन्ड रेटिंग खराब होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आ सकता है ना। और फिर ये पूरा इन्फ्लेशन का मैटर, ये पूरी बातें हमने पहले भी करी थी कि ये एक तो सेल टैक्स उसको डॉज करने से फिजिकल डेफिसिट अपनी बढ़ी, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से ये सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। अगर इससे लड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये सेल टैक्स और कास्केडिंग इफेक्ट इसको खत्म करो और कुछ नया लेके आओ। नया क्या लेके आएंगे आप, वेट लाइए या जीएसटी लाइए। वेट का सिस्टम देखते हैं। यहां पर राज्य सरकार ऐसा बोलेगी कि जितनी बार माल बिकेगा हम उस पर 10% वेट लेंगे, लेकिन नाम से ही सीधा है ये क्या बोलता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जेठा भाई सबसे पहले वहां से लेके आए फोन, चार्जर, मोबाइल और ईयरफोन, इस पे वैल्यू के नाम पे 10% निकाल दिया, 1,000 रुपए। नेक्स्ट थिंग, अब जेठा भाई ने तीनों चीजों को एक बॉक्स में पैक किया और अपना प्रॉफिट मार्जिन ये वो गिन के 500 रुपए की इन शॉर्ट वैल्यू ऐड की है। अब जेठा भाई जब इसे बेचने जाएंगे तो वो क्या गिनेंगे, एक तो ये कि भाई मैंने पहले मेरे को माल कितने में पड़ा, 10,000 रुपए में, और मैंने उस पर वैल्यू कितना ऐड किया, 500 रुपए। जो मैंने पहले 1,000 रुपए भर दिए थे राज्य सरकार को वो मुझे क्रेडिट में मिल जाएंगे, तो उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो अब
पर मतलब ये बॉक्स का प्राइस क्या होगा 10,500 रुपए, और उसके ऊपर आप 10% फिर से वैट यहाँ पे गिनो तो कितना होगा 1,050 रुपए, और मेरे को ये कितना पड़ेगा 11,550 रुपए में, क्योंकि जेठा भाई को जो पहले उन्होंने टैक्स भर दिया था वो इनपुट क्रेडिट में माइनस हो गया। ये सिस्टम हम जरा समझते हैं कि इनपुट क्रेडिट कैसे काम करता है। यहाँ पर भी आप देखिए ये 10,000 तो उसका 10% मतलब 1,000 रुपए सरकार ने ले लिए, और ये 500 रुपए का वैल्यू जो ऐड किया उस पे 50 रुपए वो भी वेट के नाम पे ले लिए, लेकिन ये 1,000 वाला जो एंगल बनता था टैक्स ऑन टैक्स वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो कास्केडिंग इफेक्ट अपनी खत्म हो गई। वेट सिस्टम में ये इनपुट क्रेडिट क्या कैसे करता है काम, और कैस्केडिंग इफेक्ट को ये कैसे खत्म करता है। वेट सिस्टम में आप याद रखिए कि डीलर को राज्य सरकार को कितना पैसा देना है, हिज वेट लायबिलिटी इन, उसका फॉर्मूला ये होता है कि इनपुट पे उसने पहले जितना पैसा दे दिया वो माइनस करो आउटपुट पे जितना पैसा उसने कलेक्ट किया उसके सामने। मान लो जेठा भाई ने पहले जो मोबाइल खरीदे थे उस पे उसने वेट भरा था 1,000 रुपए, ठीक है, तो ये तो उसने भर दिया और राज्य सरकार के पास पड़ा है ये। नेक्स्ट थिंग, जेठा भाई वही मोबाइल बेचने जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने मेरे से वेट कलेक्ट किया 1,050 रुपए। डीलर की लायबिलिटी क्या होगी, वेट ऑन आउटपुट माइनस इनपुट, तो यहाँ क्या होगा 1,050 माइनस वो 1,000 रुपए, तो जवाब अपने को मिलेगा 50 रुपए। इसका मतलब ये कि जेठा भाई ने मुझसे 1,050 रुपए कलेक्ट तो किए, लेकिन वो सारे उन्होंने राज्य सरकार को नहीं देने, उनमें से कितने देने उन्हें, केवल 50 रुपए, और बाकी 1,000 उनका क्रेडिट सेट हो गया, ठीक है ना। तो जो आगे टैक्स भरा था वो उनको वापस माफी में मिल गया। जरा इसे और रिफाइन करके समझते हैं। जनवरी का महीना है, जेठा भाई ने ढेर सारे मोबाइल खरीदे हैं, मोबाइल आगे से खरीदे हो गए, वो हेडफोन चार्जर वगैरह, कुल मिला के उन्होंने राज्य सरकार को मान लो 10,000 रुपए टैक्स में भरे हैं, तो ये उनका इनपुट हो गया। इनपुट जो लिया था उसके ऊपर इतना टैक्स उन्होंने दिया है, और सामने ये सारे मोबाइल उनके बिके नहीं, बिके बहुत थोड़े से, और उस पे मेरे जैसे ग्राहकों से उन्होंने जो वेट लिया था कलेक्ट करके वो 5,000 उन्होंने कलेक्ट किया है। तो ये 5,000 में से जेठालाल को राज्य सरकार को कितना देना है। डीलर की वेट लायबिलिटी हमको पता है कि ये फिगर माइनस ये फिगर, आउटपुट माइनस इनपुट, तो 5,000 माइनस 10,000 जवाब क्या होगा -5,000। इसका मतलब कि जेठालाल को क्रेडिट मिलेगी, इनपुट क्रेडिट मिलेगी। मतलब कि ये 5,000 भी देने नहीं है, जो वहां से आप माइनस करोगे ये अलग से 5,000 जो उनका क्रेडिट बना वो अलग से उनका एक खाता होगा, इनपुट क्रेडिट उनके नाम से लिंक होगा। कैसे, क्योंकि हर एक जो व्यापारी चीजें खरीदता है बेचता है वहां पर उसने अपना टीन नंबर मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कोड करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से पता चलता रहेगा कि उसकी क्रेडिट कितनी बन रही है। इस केस में कि 10,000 टैक्स वो पहले भर के गए थे और 5,000 हमसे कलेक्ट किया है, तो मतलब कि 5,000 उनकी क्रेडिट बनी, उनके खाते में जमा है। ये जनवरी 2015 का एंगल बना। अभी फरवरी 2015, इस महीने में जेठा भाई ने आगे से कोई रॉ मटेरियल या ये मोबाइल वगैरह खरीदे नहीं, तो खरीदे नहीं तो स्वाभाविक है कोई टैक्स भी नहीं भरा होगा, तो परचेज या इनपुट पे टैक्स कितना भरा, 0। और इसी महीने धूम बिक्री हो गई पुराने वाले स्टॉक की, तो पुराने वाले स्टॉक की जितनी बिक्री हो गई होगी स्वाभाविक है जेठालाल ने कस्टमर से भी वेट कलेक्ट किया होगा, मान लो 7,000 कलेक्ट किया। इस केस में जेठालाल या डीलर की वेट लायबिलिटी या राज्य सरकार को कितना पैसा देना है, आउटपुट पे जितना कलेक्ट किया माइनस इनपुट में वो पहले जितना पे कर चुके हैं, तो 7,000 माइनस 0,0, क्योंकि इस केस में वो पहले कुछ खरीद के इस महीने लाए नहीं थे, तो यहाँ पर जवाब आएगा +7,000 रुपीज। मतलब कि जेठालाल ने अपनी जेब से या ग्राहकों से जो भी जमा किया है उसमें से 7,000 रुपए राज्य सरकार को भरने हैं। तो क्या सारे 7,000 जेठालाल भरने जाएंगे, नहीं, क्योंकि उनकी इनपुट क्रेडिट में पहले से ही 5,000 तो पड़े हैं, तो जेठालाल क्या बोलेंगे कि मैडम आप मेरे अकाउंट से ये माइनस कर दो, 7,000 माइनस ये इनपुट क्रेडिट पुरानी वाली 5,000 वो ले लो, फिर भी बचेगा जवाब 2,000, तो मतलब जेठालाल ने 2,000 भरने पड़ेंगे, बाकी 5,000 पुराने वाले में से आपको इनपुट क्रेडिट में सेट हो गए। और अब जेठालाल की मतलब ये अपने वॉलेट में कितने पैसे बचे, इनपुट क्रेडिट में 0, क्योंकि वो 5,000 तो यहाँ पे एडजस्ट करें, ठीक है ना, ये 5,000 यहाँ पे चले गए, तो फिर उनके पास इनपुट क्रेडिट कितनी बची, 0। लेकिन फिर उसके आगे के वाले महीने में अगर कुछ उन्होंने खरीदा होगा तो वापस वेट में वो क्रेडिट में आ जाएगा, प्लस बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। यही बात अगर टेबल में देखनी हो कि जनवरी में जेठा भाई ने ही पेड वेट ऑन द इनपुट्स 10,000 का, और सामने जनता को जो बेचा उसपे से वेट उनको मिला 5,000, तो उनके पास 5,000 का क्रेडिट था। फरवरी महीने में नया स्टॉक खरीदा नहीं, तो इनपुट पेड में 0 था,
लेकिन माल जमकर बिका तो 7,000, और फिर ट्रेडर हैज टू पे 7,000 माइनस 5,000 इक्वल ओनली 2,000 टू द गवर्नमेंट। लेकिन इस सिस्टम का फायदा लेना हो तो हर एक व्यापारी के पास इनपुट क्रेडिट वाला अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए हर एक व्यापारी ने जो भी माल वो खरीदता है बेचता है वो इनवॉइस के साथ बेचना पड़ेगा, और वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर क्या है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये कोई उसे इनपुट क्रेडिट मिलेगी नहीं, सारा का सारा टैक्स जो जनता से उसने कलेक्ट किया वो ऊपर दे देना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो अब आप समझिए कि कोई भी व्यापारी, अगर एक व्यापारी ने भी बिल बना दिया है तो उसके नीचे वाले वो सभी लोगों से आग्रह करेगा कि भाई आप मेरे को बिल दो, तभी जाके मेरा क्रेडिट सेट होगा। तो जो पहले टैक्स इवेजन हो रहा था कि विदाउट बिल बनाए के सेल टैक्स को डॉज करने के लिए हम सामान बेचते थे, वो सिस्टम चला गया। विद बिल एवरीथिंग इज सोल्ड, देयरफॉर एक तो ये बात हुई कि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और दूसरी बात कि अब वो जो सेल टैक्स इंस्पेक्टर आपसे ब्राइब्स मांगते थे वो भी सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन काम चल रहा है, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम चल रहा है, और इसके कारण फिर फिजिकल डेफिसिट में अपने को कम करने में मदद मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सेल टैक्स वाला मुद्दा था वो खत्म होकर 2005 में सरकार लेके आई वैट। अब आप समझिए कोई भी मोबाइल जो बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, केंद्र सरकार लगाती है। वो मोबाइल जब बिकने को आता है तो पहले लगता था सेल टैक्स, अब लगता है वैट। और ये वैट का फायदा क्या है? इट रिमूव्स द कास्केडिंग इफेक्ट या फिर टैक्स ऑन टैक्स का जो समस्या थी वो खत्म करता है। ये तो बात तब होगी जब गुजरात में ही वो मोबाइल बना और गुजरात में ही बिक गया। ठीक है, अगर गुजरात में मोबाइल बना और बिकने जाता है वो उत्तर प्रदेश में, तो मतलब ये क्या हुआ? इंटरस्टेट ट्रेड या इंटरस्टेट कॉमर्स। इस पे एंगल क्या बनेगा? यहां पर जहां पे जा रहा है वो वाली सरकार वैट मांगेगी, और क्योंकि इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है तो उस पर केंद्र सरकार लगाएगी सेंट्रल सेल्स टैक्स या सीएसटी, और ये वाला पैसा किसे मिलेगा? एक्सपोर्टर स्टेट को, गुजरात सरकार को। अब तक हमने समझा सेल टैक्स क्या था और उसके अंदर ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या थी, टैक्स ऑन टैक्स। वैट उसे कैसे हल करता है? बाय प्रोवाइडिंग इनपुट क्रेडिट ऑन द टैक्सेस ऑलरेडी पेड। आगे बात, ये मोड वेट और सैनवेट सिस्टम क्या है? जेठालाल मोबाइल को पैक करते हैं, बेचते हैं, वेट वाला सिस्टम समझ लिया। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये स्टील का कुछ रोल शीट बनाई गई, मैन्युफैक्चर किया गया, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, यस। ये कुछ ये रबर या प्लास्टिक के ये रोल बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, किसे मिलेगी? सारी केंद्र सरकार को। अभी ये भी एक प्रकार का क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो आगे इसकी मदद से मान लो कोई और पार्टी स्टीयरिंग व्हील बनाती है, दूसरी कोई पार्टी टायर बनाती है, तो वो भी अगेन मैन्युफैक्चरिंग करे तो वापस एक्साइज लगेगा। और रतन टाटा इन सब कंपोनेंट्स को जोड़ के एक नैनो कार बना रहा है, तो वापस एक्साइज ड्यूटी लगेगी? हाँ, लगेगी। अब आप समझो कि यही वो वाला पुरानी जो सेल टैक्स में समस्या थी, टैक्स ऑन टैक्स, वो भी यहीं पे भी वही समस्या होगी। कास्केडिंग इफेक्ट हर एक स्टेज पे आपको दिखती रहेगी। तो इस कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हर एक स्टेज पे जो भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको आप इनपुट क्रेडिट दो फॉर द टैक्सेस ही हैज ऑलरेडी पेड टू द प्रीवियस पार्टी, है ना। तो वो सिस्टम लाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार लेके आई मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम या मोड वैट। मोड वैट का फंडा ये था कि रतन टाटा ने आगे वाली पार्टियों को जो भी टैक्स पे किया होगा एक्साइज के रूप में, वो उनको क्रेडिट में मिलेगा जब फर्दर सप्लाई लाइन चेन में जो चीज आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इनपुट क्रेडिट मिलती जाएगी हर एक स्टेज में जो भी आदमी काम कर रहा है, और ये कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगी। तो ये था मॉडवेट का फंडा। और याद ये रखिएगा, मॉडवेट कहाँ पे लागू होता है? नीचे सेल में या राज्य सरकार वाला एंगल नहीं बनता है, केवल केंद्र सरकार और उसकी एक्साइज ड्यूटी पे। तो ये था मॉडवेट सिस्टम, लेकिन उसे आगे खत्म करके कुछ नया लाना पड़ा। कारण है, देखिए रतन टाटा ये गाड़ी बना रहे तो पीछे से वो स्टील लेके आए, रबर लेके आए, स्टीयरिंग व्हील, टायर्स, वो सब लेके आए। उस पे जो एक्साइज ड्यूटी पे की होगी उस पे तो इनपुट क्रेडिट मिल गया, तो वहां से कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गई। लेकिन गाड़ी बनती है तो केवल फिजिकल गुड्स और उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। हो सकता है ये पूरा कलर पैटर्न और डिजाइन वगैरह के लिए किसी बाहर वाली पार्टी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, जिसपे उन्होंने सर्विस टैक्स पे किया हो। ये पूरा गाड़ियां बनती है वो रोबोटिक असेंबली लाइन में बनती है, तो जो भी उसका कंप्यूटर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, उसके पूरा आउटसोर्सिंग वगैरह कुछ किया होगा, तो उस पार्टी को सर्विस टैक्स पे किया होगा रतन टाटा ने। लेकिन मॉडवेट सिस्टम में वो जो पहले सर्विस टैक्स पे किया गया उसकी कोई इनपुट क्रेडिट
मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती थी, मतलब कि कास्केडिंग इफेक्ट तो अभी भी चालू था। इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मोडवेट को खत्म कर दिया और नई सिस्टम लेके आए जिसको बोला सैनवेट सिस्टम, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम। वहां पर फायदा ये होता है कि हर एक मैन्युफैक्चरर को अपने कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो पहले वो एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स ऊपर बढ़ के आया है वो सारा क्रेडिट में मिल जाएगा और फिर आगे जब भरना पड़ेगा तो वो सेट होता रहेगा और कैस्केडिंग इफेक्ट दोनों जगह से फिर खत्म हो जाएगी। तो मतलब कि मोडवेट क्या था, इट वाज द इनपुट क्रेडिट ऑन एक्साइज ऑलरेडी पेड। एक्साइज किसके चीज के लिए, रॉ मटेरियल जो आगे से लेके आए हों, इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स जो आगे लेके आए हों। और सैनवेट उसके सामने क्या था, इनपुट क्रेडिट प्रोवाइडेड ऑन बोथ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ऑलरेडी पेड। एक्साइज किस पे, जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट आगे से लेके आए थे, और सर्विसेज जो भी इस प्रकार की यूज की होगी फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वेट और मोडवेट इनकी एक टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रांस के अंदर ये वेट सिस्टम लागू किया गया इन द मिड 50s। उसके बाद लेट 70s में भारत के अंदर एक कमेटी बनाई गई, एलके झा कमेटी। इसने बोला कि ये ऊपर जो केंद्र सरकार के अंदर मैटर बन रहा है एक्साइज वाला, उसको कास्केडिंग इफेक्ट खत्म करने के लिए आप एक मैनवेट सिस्टम लाओ, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे वेट वाली सिस्टम। लेकिन सरकार में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके वो लाए जिसको बोला गया मोडवेट सिस्टम। और मोडवेट में हमने देखा केवल एक्साइज के ऊपर ही आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है। फिर सरकार को जो खामी लगी तो सुधार के लिए वो लेके आए सैनवेट सिस्टम, कि यहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग करो तो एक्साइज सर्विस दोनों पे आपको इनपुट क्रेडिट मिलती है। खैर, तो अब जो एंगल बनते थे, एक तो एक्साइज ड्यूटी वाला एंगल जहां पर आपको सैनवेट क्रेडिट मिलती है, और दूसरा जब बेचने को जाते हो तब आपको क्या मिलती है, वो स्टेट वेट पे इनपुट क्रेडिट मिलती है। तो मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था, टैक्स ऑन टैक्स हमने समझ लिया। उसके कारण जो इवेजन हो रहा था, इंस्पेक्टर राज बन रहा था, बराबरी हो रही थी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही थी, हल करने के लिए हम क्या लेके आए, वेट लेके आए और सैनवेट लेके आए। और इनके अंदर इनपुट क्रेडिट मिलता है, सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, तो ये इंस्पेक्टर राज वगैरह कम हुआ। लेकिन साथ में ऐसा भी नहीं है कि अब कोई सेल टैक्स इंस्पेक्टर आपके यहाँ आके रेड नहीं मारेगा। रैंडम चेक्स तो फिर भी होते रहेंगे देखने के लिए कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रहे, बट बाय एंड लार्ज इट इज सेल्फ असेसमेंट, तो ब्राइब्स पहले से कम देनी पड़ती है। टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव हुआ। हाँ, तो अगर ये सारी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं तो फिर जीएसटी लाने की क्या जरूरत है, और अगर लाना है तो मतलब क्या हुआ कि ये वेट और सैनवेट के अंदर कोई खामी है ना। तो खामी क्या है वो समझते हैं। वापस हम जेठा भाई को याद करें कि वो एक फोन चार्जर, मोबाइल, ईयरफोन ऐसा कहीं से खरीद के पैक करके बेच रहे हैं, ठीक है, और उनको इस पे क्रेडिट तो मिलती थी स्टेट वेट में। लेकिन क्या ये बस इस 3 चीजों पे उनका काम खत्म हो गया था? नहीं। अपनी ये दुकान वगैरह चलाने के लिए, ये सारा सामान लाने ले जाने के लिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते होंगे, तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगाती है राज्य सरकार। उसी प्रकार जो भी पेट्रोल और डीजल का खर्चा आया तो फ्यूल पे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार भी मांगती है, राज्य सरकार भी मांगती है। आगे जेठा भाई ने अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए ऐसे कोई बिल्डिंग पे होर्डिंग लगाया हो, वो स्ट्रीट लाइट के ऊपर या किसी बस पे होर्डिंग लगाया हो, तो वो क्या किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट। और ऐसी एडवर्टाइजमेंट पे कौन टैक्स मांग सकता है? राज्य सरकार। देखो न्यूज़पेपर वाले और टीवी वाले एंगल में कहां जाता है वो मैटर, केंद्र सरकार में। अदर देन दोज थिंग्स, बाकी ये होर्डिंग बस वगैरह में या राज्य सरकार या नीचे म्यूनिसिपलिटी को बोला होगा, तो वहां पे उन्होंने टैक्स भर दिए। तो ये क्या हो रहा है, ये भी सारे जेठालाल के तो खर्चे आ ही रहे हैं। उसी प्रकार बाहर के किसी राज्य से उन्होंने माल मंगाया हो तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। हो सकता है कि ये सारा माल मंगाने के लिए वो डीलर के साथ ऊपर फोन पे बात कर रहे हो तो फोन के ऊपर सर्विस टैक्स लगता है, मोबाइल फोन चार्जेस पे। कहीं पे गए हो, टैक्स यूज की हो बिजनेस डील के लिए, उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स लगा होगा। तो ये सारा सर्विस टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन सब पे क्या जेठालाल को इनपुट क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम। इस कारण से जब जेठालाल इस फोन का प्राइसिंग तय करेंगे तो वो इन सबको भी गिनेंगे साथ में, है ना, अपने इनपुट के रूप में, या मेरे को इतना खर्चा पड़ा है, इतना टैक्स। तो कास्केडिंग इफेक्ट तो फिर भी चलता ही रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सैनवेट भी लेके आए और वेट भी लेके आए, फिर भी कास्केडिंग इफेक्ट चल रहा है। इस कारण वेट सिस्टम में ये खामी है। नेक्स्ट थिंग, कोई गाड़ी बनी तो हमने देखा कि उसपे सैनवेट के क्रेडिट मिलते हैं, वो फायदा हुआ। गाड़ी जब बिकने गई तो रिटेल में वेट लगता है, उस पे वो स्टेट वेट पे इनपुट क्रेडिट मिला। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि ये स्टेट वेट की क्रेडिट में जो डीलर को उसके खाते में मान लो 10,000 है और उसी डीलर के सैनवेट खाते में दूसरे 10,000 है, तो वो एक दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते।
मतलब कि रतन टाटा खुद ही दोनों अकाउंट उनके चल रहे हैं, आगे बिकी उस पे जो पे करने की लायबिलिटी तो वो सैनवेट अकाउंट से वो फिलअप नहीं कर सकते सेम वे, ये सर्विस एक्सरसाइज की कोई लायबिलिटी वो स्टेट वेट वाले अकाउंट से वो पैसे फिट नहीं कर सकते। सो सैनवेट एंड वेट इनपुट क्रेडिट्स कैन नॉट ऑफसेट ईच अदर, ये भी एक समस्या है। और कुछ वेट सिस्टम की समस्या है। एज सच तो इसका स्टैंडर्ड रेट है 12.5%, लेकिन पूरे सभी राज्य यही रेट चला के चलते तो काम बन जाता, लेकिन हर एक राज्य ने अपने फिर अलग अलग रेट बना दिए हैं। कुछ चीजों पे 0% रहता है, कुछ पे 1%, कुछ चीजों पे लग्जरी आइटम पे 20% वेट भी लगाते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा भी सेल्स सरचार्ज के नाम पे ये राज्य सरकारें और पैसा मांगती है, तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ती जाती है, इनपुट क्रेडिट आपको मिल नहीं रहा है। इसे डॉज करने के लिए फिर व्यापारी ये करते हैं, आप समझो वेट के अंदर भी टैक्स डॉज करना तो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि आपके पास कोई आगे से मैंने माल खरीदा उस पर टैक्स बनाए, ऐसा कोई नकली इनवॉइस वगैरह आप लेके आओ, है ना। तो ये करने के लिए सारे व्यापारी मिलके कार्टेल जैसा बना देते हैं और एक दूसरे को नकली नकली इनवॉइस बना के आपस में सर्कुलेट करते रहो, तो हर एक की फिर वेट लायबिलिटी कम होती जाएगी। क्यों? उनकी हर एक व्यक्ति की लायबिलिटी है आउटपुट माइनस इनपुट, तो इनवॉइस आगे के बना के वो नकली लेके आए तो धीरे धीरे वो वेट लायबिलिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ये भी एक समस्या है। तो मतलब कि वेट सिस्टम में समस्या है, इसलिए जीएसटी लाना है। क्या क्या समस्या है? एक तो सर्विस पोर्शन, सर्विस टैक्स वाला पूरा मैटर वेट में कवर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, सभी जो इनपुट यूज की जा रही है और उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है जेठा भाई वगैरह को, उन सभी की इनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है। थर्ड थिंग, राज्य सरकार की इनपुट क्रेडिट का वो वॉलेट अलग है, केंद्र सरकार का अलग है और आपस में वो इंटरचेंज हम नहीं कर सकते। और 12.5% तो एक स्टैंडर्ड रेट था, लेकिन हर एक राज्य उससे अलग अलग रेट अपने मांग रही है, उसके ऊपर सेस सरचार्ज और बहुत सारी कास्पेडिंग इफेक्ट वगैरह दिखता है। देयरफॉर जीएसटी सिस्टम लाना है। जीएसटी सिस्टम क्यों लाना है? बिकॉज वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही चीजों को वो कवर करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स को वो खत्म करके उसकी जगह पे ये सिस्टम लाने वाले हैं। तो उस कारण जो अलग अलग कास्केडिंग इफेक्ट बन रही थी, एडवर्टाइजमेंट का अलग टैक्स, सर्विस का ये वो, जेटा पर वो लायबिलिटी पहले से कम होगी। उसी प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ज्यादातर सेस और सरचार्ज वो भी ये लोग खत्म कर देंगे। हमने देखा कुछ चीजों पे 0% वैट लगता है, कुछ पे 1%, कुछ पे 20%। तो इस प्रकार के जो एग्जेम्पशन वगैरह दिए जाते हैं यहाँ पर एकदम कम रखे जाएंगे। जीएसटी भारत में पहली बार लाएंगे ऐसा नहीं है, इससे पहले भी सम फेडरल कंट्रीज लाइक कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने ये सिस्टम वहां पे अडॉप्ट किया है, ठीक से चल भी रहा है, उनका रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा, जीडीपी भी बढ़ा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। तो इन कारणों से वेट के कंपेयर टू जीएसटी बढ़िया है और भारत में लागू करना चाहिए। जीएसटी की टाइमलाइन 2004 में फिजल कंसोलिडेशन टास्क फोर्स बनाई गई अंडर विजय केलकर। तो विजय केलकर ने बोला ये वेट सिस्टम खत्म करो और जीएसटी लेके आओ। आगे 2008 के बजट में अनाउंसमेंट किया गया कि हम 2010 से इसको लागू करेंगे, मतलब 1 अप्रैल 2010 से ये जीएसटी सिस्टम हम लागू करेंगे। लागू करना है तो पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। तो 2009 में इंपावर्ड कमिटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई और उन्होंने धीरे धीरे सारी डिटेल्स आउटलाइन करी। जीएसटी का बेसिक फंडा ये है कि केंद्र सरकार के ये जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, फिर सर्विस, फिर वो सेस सरचार्ज के नाम पे, वो सब खत्म करके केवल एक ही चीज हो, क्या? सेंट्रल जीएसटी या सीजीएसटी। उसी प्रकार राज्य सरकार के जो अलग अलग टैक्स है, वेट का होता है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट का एंगल बनता है, सेस सरचार्ज, वो सारे खत्म करके केवल एक चीज लाओ, क्या? स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। तो बस ये, और हर एक को इस पे केंद्र सरकार का जो भी टैक्स भरा गया उस पे इनपुट क्रेडिट मिलेगी, हाँ। राज्य सरकार के जो भरे गए उस पे इनपुट क्रेडिट मिलेगी, हाँ। तो कास्केडिंग इफेक्ट जो वेट सिस्टम में थी या सैनवेट सिस्टम में थी वो खत्म हो गई। और फाइनल कस्टमर को इस कारण से हम होप कर सकते हैं कि क्योंकि जेठालाल की टैक्स लायबिलिटी और कास्केडिंग इफेक्ट कम हुआ तो वो अपने प्रोडक्ट्स कम दामों में बिकेंगे, अपने को सस्ते में वो माल मिलेगा। ये तो बात हुई कि अगर एक ही राज्य के अंदर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग हुई और उसी राज्य में बिकती है तो ये एंगल बनेगा। दूसरा एंगल कि अपने गुजरात राज्य में मोबाइल बना और उत्तर प्रदेश में बिकने को गया तो क्या एंगल बनेगा। इस केस में केंद्र सरकार टैक्स मांगेगी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होगा? ये केंद्र सरकार का सेंट्रल प्लस जहां पर अपना माल बिकने को जा रहा है उस राज्य सरकार का स्टेट वाला जीएसटी, इन दोनों को ऐड करो, वो क्या आइटम बनेगा, नंबर बनेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। वो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी और आगे चल के उसमें से राज्य को हिस्सा मिल जाएगा। कौन से वाले राज्य को मिलेगा? जहां पे अपना माल बिकने को जा रहा है।
डेस्टिनेशन वाला राज्य या इंपोर्ट करने वाला राज्य, उसे ये पैसा मिल जाएगा। तो ये आईजीएसटी कंपोनेंट इस प्रकार से बनेगा। अगेन कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होगी और टैक्स कलेक्शन अपना बढ़ेगा। अब जीएसटी लागू करना है तो स्वाभाविक है इस जो पुराने अपने एक्साइज और सर्विस ये सारे टैक्स खत्म करने होंगे, और खत्म करने हैं तो मतलब अपनी पॉलिटी की किताब में ये जो 7 शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, वहां पे अलग अलग टैक्स का जो नाम लिखा गया है, यू हैव टू एलिमिनेट इट। और साइमल्टेनियसली केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टैक्स लेने की अपने को पावर देना है, तो मतलब वो जो अपना कॉन्करेंट लिस्ट है वहां पे कुछ नई एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। तो मतलब अपने को ये 7 शेड्यूल अमेंड करना है। अमेंड करना है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा। पहले भी कांग्रेस सरकार ने ये कोशिश की थी 2011 में 115th अमेंडमेंट लाकर, लेकिन लोकसभा में वो लैप्स हो गया, काम नहीं बन पाया। फिर मोदी सरकार आई और दिसंबर 2014 में जेटली ने वापस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया। नंबर है उसका 122 नंबर का अमेंडमेंट। जब ये पूरा अमेंडमेंट बन जाएगा, हाउस में पास हो गया है, नीचे विधानसभा 50% विधानसभा में पास हो जाएगा, फिर ये जीएसटी सिस्टम लागू होगा। कब से? 2016 से, ऐसा बजट में जेटली ने बोला है। और 2016 से लागू होगा मतलब फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2016 से ये जीएसटी सिस्टम लागू होगा। तो अब जरा इसके पॉलिटी एंगल हम देख लेते हैं कि ये 122nd अमेंडमेंट उसमें क्या प्रोविजन दिए गए हैं। एक तो ये पूरा मैटर जीएसटी लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोविजन करके ये बनाएंगे तो कुछ इस तरह कि उसके चेयरमैन होंगे अपने फाइनेंस मिनिस्टर, और नीचे केंद्र सरकार के एक तो अपने होते हैं मिनिस्टर और नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो वहां पर फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं केंद्र सरकार के, वो मेंबर रहेंगे। और फिर हर एक राज्य के या तो फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर जिसको राज्य सरकार ने नॉमिनेट किया हो, वो भी इस काउंसिल में जुड़ जाएंगे। तो मतलब चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, और नीचे ये सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यहाँ राज्यों के मिनिस्टर। ये आके बनेगा अपना जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उनकी 3/4 मेजोरिटी उतनी वोटिंग में बने तब जाके इंप्लीमेंट करेंगे। और यहां पर भी शर्त ये कि केंद्र सरकार का ये जो वोटिंग पावर है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि उनका वोटिंग पावर रहेगा 1/3, और राज्य के सरकार के जो नुमाइंदे आएंगे उनका वोटिंग पावर रहेगा 2/3। और फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी होगा, जो लोग वोट करेंगे, डिसीजन जो भी लेना है उसके पर, अगर 3/4 मेजोरिटी बनी तब जाके वो डिसीजन लागू किया जाएगा। अब एक और भी अपने को शंका होती है, मान लो केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार के मिनिस्टर को जेल में भर दे और फिर मीटिंग करती है और अब तो बन गई अपनी 3/4 मेजोरिटी, चलो करते हैं। नहीं, रीजन इज यहाँ पर भी कोरम रिक्वायरमेंट की गई है। जैसे हाउस में अपना होता है 10% होने चाहिए, है ना? तो यहाँ शर्त है कि जितने भी टोटल मेंबरशिप बने उसके 50% हाजिर रहने चाहिए, तब जाके उसका फिर प्रेजेंट और वोटिंग और उसका 3/4 मेजोरिटी बने तब जाके। और यहाँ पर भी राज्यों को ज्यादा वोटिंग पावर दिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट इसको सेटअप करेंगे। हर एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी तो ज्यादातर क्या होता है, प्रेसिडेंट ही सेट। ये याद इसलिए करना है क्योंकि एमसीक्यू में फिर प्रोविजन देंगे और आपको पूछा जाएगा। प्रेसिडेंट विल सेट अप दिस जीएसटी काउंसिल। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बनानी है तो स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में कुछ लिखना पड़ेगा। जब भी कोई नया ऐड करेंगे तो हो सकता है -A-B ऐसा बोल के कोई नया आर्टिकल ऐड करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल के लिए नया आर्टिकल ऐड करेंगे 279-A, जिसके चेयरमैन होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, और जो भी नुमाइंदे उसमें से एक वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। और जीएसटी जैसे ही लागू किया जाए 1 अप्रैल 2016, तो उसके 2 महीनों के अंदर ही मतलब विदिन 60 डे ये काउंसिल बन जानी चाहिए और उनका काम शुरू हो जाना चाहिए। फंक्शन इनके क्या रहेंगे? जीएसटी काउंसिल तय करेगी कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देने हैं, कौन कौन से सेस सरचार्ज निकाल देने हैं और जीएसटी लाना है, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज पे ये जीएसटी नहीं लगाना है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट बनाएंगे वो। वेट के अंदर और सर्विस टैक्स हर एक जगह पे डीलर ने रजिस्टर करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, वो सर्विस टैक्स में जो भी पार्टी का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो तो उसने सर्विस टैक्स नंबर लेना पड़ेगा और वो केंद्र सरकार को बढ़ता है। तो इसी हिसाब से जीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसकी क्या लिमिट रहेगी? 10 लाख, 5 लाख, क्या टर्नओवर पे आपको कंपलसरी होगा, वो रजिस्ट्रेशन लिमिट भी जीएसटी काउंसिल तय करेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जब माल जाएगा उस पे लगेगा जो भी इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स हो रहा है
उस पे ये इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू होगा, वो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी और उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा देना है, कौन से राज्य को कैसे पेमेंट करना है, वो सारा भी कौन देखेगी, जीएसटी काउंसिल देखेगी। आगे फ्लो रेट, जो भी मान लो कि ऐसा तय किया गया कि केंद्र सरकार हर एक चीज पे 12% लेगी और राज्य सरकार 15% लेगी, तो उसके ऊपर थोड़ा और भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी, इससे अगर आपको जरूरत पड़े तो थोड़ा और ज्यादा आप ले सकते हो। फ्लो रेट भी ये लोग तय करेंगे अबव द प्रिस्क्राइब लिमिट्स फॉर जीएसटी रेट्स। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाए और लगे कि भाई हमने और टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा वो सारे खर्चे सेट करने के लिए, सो ड्यूरिंग कैलेमिटी दे कैन इवन डिमांड स्पेशल रेट, अपडेट कर सकते हैं। जीएसटी सिस्टम के अंदर स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट, मतलब वो हिल स्टेट और कुछ बैकवर्ड इलाके, उनके हितों का भी ये लोग ख्याल रखेंगे। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या हैं, जनरल कैटेगरी स्टेट्स क्या हैं, 14 फाइनेंस कमीशन में हमने बात करी थी, वो आप पावर पॉइंट देख लीजिएगा। हो सकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कुछ क्रेडिट सेटलमेंट के मामले में कोई डिस्प्यूट हो जाए, ये वाली टैक्स पे आपने क्यों लिया, ये तो एग्जाम्पलेट लिस्ट में था वगैरह, तो वो सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे किए जाएंगे, जीएसटी काउंसिल उसकी अभी मॉडलिटी वर्कआउट करेगी, लेकिन इट इज येट टू बी वर्कड आउट, अभी तक तय नहीं है कि ये ऐसे होगा। उसके पुराने वाले जो अमेंडमेंट लेके आई थी कांग्रेस सरकार, वहां पे कुछ प्रावधान ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाएंगे वगैरह। यहाँ पर इन लोगों ने अभी तय करना बाकी है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे करना है। अब ये जीएसटी काउंसिल 3 चीजें तय करेंगी। एक तो कि ये केंद्र सरकार के कौन से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देने हैं और उसके बदले में जीएसटी, जो सेंट्रल जीएसटी लाना है, सीजीएसटी लाना है। दूसरा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रेड होता है उस पर क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो उसको एलिमिनेट करके लाएंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। लेकिन याद ऐसा रखना है कि आईजीएसटी कोई अलग से टैक्स नहीं है, वो तो एक सिस्टम है केंद्र और राज्य के बीच जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उसको सेट करने का। और तीसरा कि ये राज्य सरकारों के कौन से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देने हैं और उसके बदले स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी लाना है। तो अब अपने एमसीक्यू के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम हो गए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी डायरेक्ट टैक्स क्या इसमें सब्स्यूम हो गए? जवाब है ना। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो तो सारी चीजें अलग है, वो यहाँ पे नहीं होंगी। ये तो केवल इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू होता है उसके ऊपर ये सिस्टम लगेगा। सो डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी इनडायरेक्ट टैक्स को ये खा के जीएसटी आ जाएगा? वो भी जवाब है ना। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स को ले नहीं लेगा, सिलेक्टेड इनडायरेक्ट टैक्स को ही खत्म करेगा। कुछ तो अभी भी चालू रहेंगे। Therefore, MCQ में अगर कुछ पूछा जाए तो याद ही रखना है, ओनली सिलेक्टेड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी सब्स्यूम्ड अंडर द जीएसटी सिस्टम। तो कौन कौन से टैक्स चले जाएंगे, कौन से रहेंगे, ये देख लेते हैं। केंद्र सरकार की बात करेंगे तो अभी के टैक्स चले जाएंगे और उसके बदले हमने लाना है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी। लेकिन उसके अंदर केंद्र सरकार के कुछ टैक्स अभी नहीं रहेंगे। फर्स्ट थिंग, बाहर से हम जो माल लेके आते हैं उस पर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो तो अभी भी कस्टम ड्यूटी लेते रहेंगे। एडिशनली इंपोर्टेड गुड पे अलग से आईजीएसटी भी लगाया जाएगा, ऐसा बोल के कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ट्रेड या कॉमर्स हो रहा है, इस हिसाब से मतलब कस्टम ड्यूटी लगेगी, हाँ। आईजीएसटी लगेगा, हाँ। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं करोगे तो उसके ऊपर जो भी सेस लगता था, वो एजुकेशन सेस आप याद करो, हो सकता है आगे चल के सरकार कोई रोड सेस, क्लीन भारत, कोई भी सेस लगाना चाहे तो वो लगाए कर सकती है, हाँ, पॉसिबल। तंबाकू उत्पादनों पे जीएसटी लगेगा, यस। तो मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे वो केंद्र सरकार सीजीएसटी मांगेगी, हाँ। एडिशनली वो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी मांग सकती है, ये कैविएट करी है। नेक्स्ट थिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो जब इंपोर्ट होगा तो क्रूड ऑयल पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, हाँ वो तो लगेगी, क्यों? सीजीएसटी से वो बाहर है। नेक्स्ट थिंग, उसका जब रिफाइन होके ये पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो वो भी लगती रहेगी। कारण ये है, ऐसा स्पेसिफिकली बोला है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर तब आएगा जब वो जीएसटी काउंसिल, जेटली वाली, याद करो 3 मेंबर है ना, तो वो लोग जब तय करेंगे कि इस डेट से लागू होगा तभी से वो लागू होगा। तब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर केप्ट आउटसाइड द जीएसटी सिस्टम। मतलब 1 अप्रैल 2016 से सभी चीजों पे जीएसटी लागू, यस, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ इट। वो तो आगे चल के मान लो जेटली बोले 2017 में, तब से वो लागू होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर उदाहरण क्या है? क्रूड ऑयल, यस, हाई स्पीड डीजल, यस, पेट्रोल, यस, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये सभी सिस्टम एमसीक्यू में लिखा जाए ये तो ये सभी सिस्टम अभी के लिए
जीएसटी से बाहर हैं, इनके ऊपर जो भी टैक्स लगते हैं। तो मतलब ये वाली चीजों पे तो जीएसटी इनसे अलग है, इनको जीएसटी खा नहीं रहा है। तो जीएसटी कौन से केंद्र सरकार के टैक्स को खा जाएगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, हाँ वो बंद हो जाएगी, उसके बदले जीएसटी लिया जाएगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स, हाँ वो खत्म होकर वो पूरी आईजीएसटी वाली सिस्टम बनती है। थर्ड, सर्विस टैक्स, वो भी खत्म। फिर इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे जो काउंटर वेरिंग ड्यूटी लगाई जाती थी, फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, सेड, ये सारी चीजें ये भी खत्म। फिर आपने को पता होगा कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल है उस पर राज्य सरकार टैक्स मांगती है, बट द अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, उस पर किसका हक बनता था एक्साइज मांगने का? केंद्र सरकार का बनता था। तो वो वाली एक्साइज ड्यूटी भी खत्म। और इन सब पे जो अलग अलग सेस सरचार्ज मांगते थे वो भी खत्म। तो आप याद करो, वो धीरे से जेटली ने अपने बजट 2015 में ये एक्साइज और सर्विस टैक्स, इसके ऊपर से वो एजुकेशनल सेस खत्म कर दिया था। क्यों? कि धीरे धीरे हमको इस जीएसटी सिस्टम में जाना है, तो स्ट्रीमलाइन करना शुरू करते हैं। तो ये सारे नंबर आप याद रखिएगा एमसीक्यू पर्पस के लिए कि ये सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, उनके बदले एक ही चीज होगी, क्या? सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। केंद्र सरकार की बात खत्म, अब राज्य सरकार पे आते हैं। राज्य सरकार के कौन से इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में नहीं जाएंगे? पहला, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पीने वाला दारू, उस पर तो ये लोग अभी भी टैक्स मांग सकते हैं, वो जीएसटी में, वो जीएसटी उसे खा नहीं जाएगा। नेक्स्ट थिंग, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उसके ऊपर जो भी सेस मांगते हैं ये अभी भी चालू रहेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे मैंने जो आगे बताया कि जेटली वाली काउंसिल वो बोलेगी, उसके बाद से ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लागू होगा। तब तक तो इन पे जो भी राज्य सरकार अपना वेट वगैरह टैक्स लगाती थी वो मांगना, दे कैन कंटिन्यू इट। तो मतलब एसजीएसटी वाला कंपोनेंट है, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, ये तो अपने पैरेलल अलग से चलती रहेंगी। एमसीक्यू के लिए ये लिस्ट भी याद रखना है। तो फिर एसजीएसटी किन टैक्सेस को खा जाएगा? एक, राज्य सरकार जो वेट लगाई थी उसको खा के केवल एक ही सिस्टम रहेगी, एसजीएसटी। लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये इसको भी खा जाएंगे। राज्य सरकार जो एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर लगाती थी, वो भी खा जाएंगे। लेकिन अगर कोई लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी या रूरल लोकल बॉडी वो लगा रहे तो वो सिस्टम अलग रहेगा। राज्य सरकार का एंटरटेनमेंट टैक्स वो खा के एसजीएसटी बन जाएगा। उसी प्रकार टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सभी चीजों पर। तो ये वाला लिस्ट, ये सारे खत्म, इसके बदले केवल एक ही, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। अब स्वाभाविक है ऐसा कुछ करना होगा तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जो अमेंडमेंट मोदी सरकार लेके आई दिसंबर 2014 में लोकसभा में, वो बिल रखा गया 122nd बिल, अमेंडमेंट बिल। अलग अलग क्योंकि अमेंडमेंट करना है तो वहां पे लिखा होगा कि इस वाले आर्टिकल के नीचे हम ये नया आर्टिकल लिखेंगे और ये सुधार करेंगे। तो क्या सेलिएंट फीचर है वो देख लेते हैं एक एक करके। एक तो ये ऐड करेगा आर्टिकल 246A कि राज्यों को भी पावर दिया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे टैक्स लेने का। लेकिन इंटर स्टेट जो भी ट्रेड कॉमर्स हो रहा है उसके ऊपर टैक्स कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। और उसके अंदर से जो हिस्सा दिया जाएगा वो हिस्से का पूरा पैमाना, मनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो कौन तय करेगी? अपनी जीएसटी काउंसिल, जेटली वाली। ये कब? एक राज्य से दूसरे राज्य पे जब सामान जा रहा है और ऊपर केंद्र सरकार ने टैक्स लिया तो उसमें से कौन से वाले राज्य को क्या टैक्स देना है वो कौन तय करेगा? जेटली वाली काउंसिल। और ये काउंसिल कैसे बनाएंगे उसका ये आर्टिकल है, प्रेसिडेंट फॉर्म करेंगे। आगे हमने सेलिएंट फीचर देख लिए। नेक्स्ट थिंग, हमने देखा कि केंद्र सरकार सर्विस और एक्साइज ये खत्म करके वो सीजीएसटी ला रही है। तो ये जो पूरा माल केंद्र सरकार ने लिया उसमें से राज्यों को कुछ हिस्सा देना चाहिए, जो कि फाइनेंस कमीशन तय करेगा। आप याद करो 14 फाइनेंस कमीशन वाला एंगल, कि केंद्र सरकार डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स में जो पैसा कलेक्ट करती है उसमें से कुछ हिस्सा नीचे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। तो ये वाला केंद्र सरकार का अपना जो सीजीएसटी है उसमें से नीचे हिस्सा कितना देना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। लेकिन ये एक राज्य में से दूसरे राज्य में जा रहा है और उसके ऊपर टैक्स जो कलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूशन, वो पैटर्न कौन तय करेगा? जीएसटी काउंसिल। अब क्योंकि 7th अपना जो शेड्यूल है उसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा। और उस कारण से जीएसटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ये फेडरल रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, उसको बहुत बड़े पैमाने पे बदल देगा। अगर ऐसा कुछ करना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल पास करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे? एक तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी, उससे वो वहां पर पास होगा। उसके बाद एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट असेंबली
अपने अब तो मतलब 15 विधानसभा में जाके इसको पास कराना पड़ेगा, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो उसको टिक करेंगे, यस साइन करेंगे, फिर अपना 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा और उसके 2 महीने के अंतर्गत वो जेटली वाली जीएसटी काउंसिल बनेगी और फिर ये सिस्टम पूरा चलेगा, है ना। 122nd अमेंडमेंट बिल ही है अभी तो, जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी और प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो एक्ट बन जाएगा और एक्ट के अंतर्गत फिर 2016 से ये लागू होगा। अब तक हमने देखा सेल टैक्स, उसकी कास्केडिंग इफेक्ट और वो क्यों खराब थी और उसे बदलने के लिए हम लेके आए वैट। वैट वाला एंगल तो चलता था कि राज्य के अंदर जब बिक्री हो रही हो, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, केंद्र सरकार जो उस पर एक्साइज सर्विस वगैरह लेती थी, उसके अंदर कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए मोड वेट लाए थे, उसमें समस्या तो फिर सैंड वेट लेके आए। लेकिन ये वेट, सैंड वेट, मोड वेट के अंदर जो खामियां अभी भी चालू थी, उसे हल करने के लिए लाना पड़ा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वाई का जवाब है कि पुरानी वाली सिस्टम में जो खामियां थी आप वो लिखो, उस कारण से लाना है। और दूसरा सवाल, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड, तो हमने वो पॉलिटी का एंगल जो पढ़ा, वो सारे सेलिएंट फीचर वाला बिल, वो आप पॉइंट लिख दो, तो हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड उसका जवाब हो जाएगा। अब बातें करते हैं कि जीएसटी लाने से फायदे क्या होंगे अपनी इकोनॉमी को। फर्स्ट थिंग, ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। स्टैंडर्ड रेट रहेंगे, एग्जेम्पशन मिनिमम रहेंगे, कास्केडिंग इफेक्ट जो अभी हमने देखा, वो जेठालाल और एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग वाला स्लाइड याद करो, वो सारे एंगल खत्म होंगे। एग्जेम्पशन भी बहुत कुछ ही चीजों पे, बाकी सभी चीजों पे ये लगाया जाएगा। तो ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजों की कीमत कम आए, क्योंकि वो कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर रहा है, पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। स्वाभाविक है, तो क्योंकि चीजें अगर सस्ती होंगी तो हम लोग ज्यादा खरीदारी करेगी, बिजनेस डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस एक्सपांड होगा, नई नौकरियां खड़ी होंगी, जीडीपी बढ़ेगा, ये वो अच्छी बात है। और क्योंकि एग्जेम्पशन मिनिमम रहेंगे तो स्वाभाविक है टैक्स बेस अपना बढ़ेगा और जीडीपी भी साथ साथ बढ़ता रहेगा, तो टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो फिजिकल डेफिसिट जो अपना 3% वाला टारगेट है उसे अचीव करने में अपने को सुविधा रहेगी। तो ये सारे जीएसटी के जो बोल सके क्लीशेड पॉइंट्स, कुछ तैयार किया हो नहीं किया हो तो भी इतना तो कोई ना कोई आदमी लिख ही सकता है। तो मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में आप दूसरों से बढ़िया कैसे हो, है ना, इसके आगे आपको कुछ पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में। तो ऐसे हम 4 पॉइंट समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग, इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी लाने से लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, वो पूरी सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगी, एक मुद्दा। सेकंड थिंग, जीएसटी के आने से एंसिलियराइजेशन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आउटसोर्सिंग, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। थर्ड थिंग, जीएसटी के अंदर राज्य और केंद्र के टैक्स केवल एक ही बेस पे कंप्यूट किए जाएंगे, उसके कारण जनता को माल सस्ते में मिलेगा। एंड लास्ट थिंग, एक्सपोर्ट्स विल बी 0 रेटेड। ये 4 मतलब इतने तो क्लीशेड पॉइंट, ये तो कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी ये तो इतने एंगल तो बना सकता है। उसके आगे आप उनसे ज्यादा क्या जानते हो, ये 4 मुद्दे आप लिख सकते हो। ये जरा हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये आईजीएसटी और लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग को कैसे ये मदद करेगा ये समझते हैं। अभी के लिए सिस्टम यह है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जा रहा है बिकने के लिए, तो उस पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू 1956 में ऐसा कानून बनाया था। सीएसटी का रेट कुछ ऐसा है कि अगर रीसेल के लिए जा रहा हूं, मतलब यहां जेठालाल और सामने किसी और व्यापारी को ऐसे ही दूसरे राज्य में उसको देते हैं, तो उस पर रेट लगेगा 2% इफ इट इज सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जेठालाल किसी एंड कस्टमर को दूसरे राज्य में वो माल बेच रहे हैं, तो उस पर हायर रेट लगता है 4%, सेंट्रल सेल्स टैक्स वाला। सेंट्रल सेल्स टैक्स ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जो राज्य एक्सपोर्ट कर रहा है, जेठा गुजरात में बैठे बैठे ये भेज रहे, तो पूरा वो पैसा किसे जाएगा, अपनी गुजरात राज्य सरकार को जाएगा। एज सच बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये तो केंद्र सरकार का टैक्स है, बट इन प्रैक्टिकल सिस्टम ये पैसा राज्य एक्सपोर्टर स्टेट को मिलता है। और यहां पर भी वो कास्केडिंग इफेक्ट और इवेजन ना हो, इस कारण से इनपुट क्रेडिट दिया जाता है कि जेठालाल ने जो पहले किसी और राज्य से कुछ माल मंगाया और सीएसटी पे किया हो, तो उनका इनपुट क्रेडिट है, और फिर दूसरे माल में जब राज्य में बेचने जा रहे हो तो सामने वाली पार्टी ने जेठा को पैसा दिए होंगे, वो सारे उसने राज्य सरकार को नहीं देना है, इनपुट क्रेडिट को सेट करने के बाद जो पैसा देना है उतना ही देना है। खैर, तो ये सीएसटी सिस्टम और इसमें क्या खामियां हैं आप समझो कि ये कब लागू होगा टैक्स, 2% या 4%, फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्स। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल बिकने के लिए जा रहा है, जब केवल यहां से वहां आप शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो लगेगा नहीं। इसका फायदा उठाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक राज्य में अपने अपने
वेयर हाउस डेपो बना लेते हैं ताकि उनकी सीएसटी लायबिलिटी कम हो जाए। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये अपना साड़न का प्लांट है, वहां पे जो गाड़ी बनेगी तो स्वाभाविक है मैन्युफैक्चरिंग पे अभी लगेगा एक्साइज। अब ये वाली गाड़ी आगे चल के मान लो गुजरात में ही बिकेगी तो उस पर गुजरात सरकार का वैट लगेगा। लेकिन मान लो ये गाड़ी बिकने को जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में गई तो वहां की सरकार का वैट लगेगा। और क्योंकि एक राज्य में से दूसरे राज्य में जाके बिका तो मतलब केंद्र सरकार मांगेगी सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी। इसको डॉज करने के लिए क्या किया जा सकता है? यहां पर उत्तर प्रदेश में रतन टाटा अपना एक वेयर हाउस या गोडाउन बना दें और अपने साड़न से जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई उस पर एक्साइज ड्यूटी भरो और सीधा वो गाड़ियों को शिप कर दो, उतनी गाड़ियां यूपी के अपने वेयर हाउस में। तो क्योंकि यहां से वहां माल तो गया लेकिन वो बिक्री अभी उसको ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते। तो मतलब ये केंद्र सरकार जो सीएसटी मांगने का हक बनता था वो चला गया, केवल यहाँ पर वैट के वगैरह एंगल बनेगा। अब ये जो वेयर हाउसिंग ऑब्सेशन में बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रकार से हर एक बड़े जो उनका मार्केट है खाते पीते राज्यों में अपने अपने वेयर हाउस डिपो लगा देंगे ताकि ये सीएसटी वाला उनकी लायबिलिटी कम हो। इससे इकोनॉमी को क्या नुकसान होता है? फर्स्ट थिंग, to dodge or minimize the liability of CST, these big corporates and e-commerce websites, they set up warehouses and depots in all the states. उस कारण उनकी तो टैक्स बर्डन उनके माल पे कम होगा, है ना। लेकिन कंपेयर टू दैट अगर आप सोचो कि कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, जेठालाल मान लो कि कोई ऐसा छोटा यूनिट चला रहा है गुजरात में और यूपी बिहार कहीं पे भी वो माल बिक रहे हैं, तो हर एक जगह तो वो तो डेपो बना नहीं सकते, उन पे तो सीएसटी का लायबिलिटी बनता रहेगा। तो ये जो बड़े कॉर्पोरेट का माल है वो अपना माल सस्ते दाम पे बेच सकते हैं बिकॉज दे हैव लोअर टैक्स बर्डन कंपेयर टू दिस एमएसएमई इंडस्ट्री। तो इस कारण से एमएसएमई वाले ये बड़ी ई कॉमर्स साइट के सामने या कॉर्पोरेट कंपनियों के सामने टिक नहीं पाएंगे, उनके धंधे में नुकसानी होगी। सेकंड थिंग, एक राज्य से दूसरे राज्य पे माल जा रहा है और उस पर केंद्र सरकार को टैक्स मांगना चाहती है, तो स्वाभाविक है अलग अलग आपने चेक्स पोस्ट लगाने पड़ेंगे। और चेक्स पोस्ट पे जो भी अफसर बिठाए हैं तो वो बड़े कॉर्पोरेट तो हाँ उनका तो पूरे डॉक्यूमेंट बराबर है। ये एमएसएमई वाले कायदे से भेजेंगे, उस पर टैक्स भी भरते होंगे, फिर भी उनको धीरे धीरे ये फाइल में ये कागज क्यों नहीं, ये वो करके परेशान करेंगे, उनके कंसाइनमेंट की डिलीवरी को डिले किया जाएगा। और फिर व्यापारी को क्योंकि जल्दी काम निकलवाना है तो स्वाभाविक है उसने भी बहुत सारी ब्राइब्स पे करनी पड़ेंगी। तो ये सारी सीएसटी और उसके अंदर समस्याएं हैं। सॉल्यूशन क्या हुआ इसका? सीएसटी निकाल के हम आईजीएसटी लेके आओ, इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम। याद ये रखना है आईजीएसटी बोल के कोई अलग से टैक्स नहीं है, ये तो केवल एक सिस्टम है। देखते हैं आईजीएसटी एक टैक्स क्यों नहीं है। अभी आप समझो कि नैनो गाड़ी बनी तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग मान लो कि 12% लगता था और केंद्र सरकार ने बोला कि एक्साइज ड्यूटी में निकाल के सीजीएसटी मांगूंगा 12%। एक बात हुई। अब वो नैनो गाड़ी जब बिकेगी तो स्वाभाविक है राज्य सरकार वैट मांगती थी और राज्य सरकार अब ये बोलती है कि वैट तो निकाल दिया, हम उस पर 14% एसजीएसटी मांगेंगे। तो अब आईजीएसटी क्या होगा? आईजीएसटी विल इक्वल टू ये केंद्र सरकार वाला कंपोनेंट बता राज्य सरकार वाला कंपोनेंट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो 12 + 14 कितना हुआ? 26%। तो आप समझे आईजीएसटी बोल के अलग से टैक्स नहीं मांग रहे हो, अलग से टैक्स मांग रहे हैं। ऐसा कब बोलते हैं कि सीजीएसटी ये अपना सेंट्रल सेल्स टैक्स 2% निकाल के, ऐसा बोलते हैं कि नहीं वो 2% निकाल के आईजीएसटी लाए वो अलग से 2%, तो हम बोलते हैं कि वो अलग टैक्स है। अलग से टैक्स नहीं है, इट इज ओनली अ सिस्टम कि ये केंद्र और राज्य का कंपोनेंट मिला के जो आंकड़ा मिला बस वही पे करना पड़ेगा। अब आईजीएसटी कैसे काम करेगा ये समझते हैं हम। रतन टाटा ने आनंद अपने साड़न के अंदर ये गाड़ी मैन्युफैक्चर की। स्वाभाविक है मैन्युफैक्चर की तो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन एक्साइज तो चली गई, अब क्या देना है? सीजीएसटी देना है। मान लो कि 12% उन्होंने देना है। एक बात, वो गाड़ी वो उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए बेचते हैं तो वहां पे सेल हो रहा है, वैट मांगती थी पहले यूपी सरकार, वो निकाल के क्या मांगेगी? एसजीएसटी। ये मांग रहे मान लो 14% है। अब आईजीएसटी सिस्टम में ये होगा, एक राज्य में से दूसरे राज्य में जब जाएगा तो ये अलग अलग से पे नहीं करना है, दोनों का कंबाइन करोगे तो 12 + 14 कितना जवाब मिलेगा? 26। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म। इनको मिलेगा तो सही, लेकिन अलग से ये इसको पे किया नहीं। आईजीएसटी के नाम पे रतन टाटा को 26% याद रखना है, हाँ मेरे को इतना पे करना है। नेक्स्ट थिंग, ये आईजीएसटी कलेक्ट कौन करेगा? केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी। अब इसमें क्रेडिट वगैरह कैसे एडजस्ट किया जाएगा? आप समझो कि रतन टाटा पहले से जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे थे और बेच रहे थे,
तो उनके केंद्र सरकार वाली क्रेडिट में मान लो पहले से उनके खाते में पड़े 20,000, और ये साणंद के अंदर से पूरा ऑपरेट करते हैं, तो गुजरात राज्य सरकार के अंदर जो भी उनका SGST अकाउंट होगा उसमें भी कुछ पहले से पड़े होंगे, मान लो 20,000 पड़े। अब इन्होंने एक गाड़ी बनाई और जाके यूपी में बेच दी बेचने के लिए, तो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग उस पर हम वो परसेंटेज के हिसाब से 12% दो, समझो कि 1 लाख की गाड़ी थी और मोदी सरकार बोलती है कि हमको केंद्र सरकार को 12,000 दो। नेक्स्ट थिंग, उत्तर प्रदेश में भी कि अखिलेश कुमार बोलते हैं कि हमारा जो SGST का कंपोनेंट आप 14,000 दो। तो अब अलग अलग से नहीं, रतन टाटा यूपी के अंदर जो भी कस्टमर गाड़ी खरीदेगा लाख रुपए देगा, हाँ, प्लस टैक्स इन दोनों का कंबाइन करके IGST बोल के 14 + 12 26,000 रुपए वो रतन टाटा को देगा। और रतन टाटा ने ये 26,000 पूरे के पूरे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने, जवाब है ना। अपनी वो क्रेडिट को सेटल करने के बाद, मतलब IGST के कंपोनेंट में भी हमने देखा कि मोदी सरकार का हिस्सा 12 और ये राज्य सरकार अखिलेश कुमार का 14,000 सेट कैसे करेंगे। उनके पास हम पहले मोदी सरकार को फोकस करें कि मोदी सरकार ये बोलती है केंद्र सरकार की भाई आपने वो यूपी में गाड़ी बेची थी तो मेरा हक बनता है 12,000 टैक्स लाने का, लाओ मेरे को CGST दो। रतन टाटा ये करेंगे, वहां से जो पैसा कलेक्ट किया उसमें से ये अपना इनपुट क्रेडिट एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 20,000 है, केंद्र सरकार को बोलेंगे वहां से आप काट लेना, तो 20 में से वो 12,000 वहां पे काट लिए, तो बचा कितना, 8,000 रुपए। तो रतन टाटा की इनपुट CGST की क्रेडिट उतनी माइनस हो गई और टैक्स उनका सेट हो गया। तो मतलब मोदी सरकार केंद्र सरकार की लायबिलिटी, बात खत्म। अभी यहां पर आते हैं SGST। अखिलेश कुमार बोल रहे हैं कि मेरे को अब 14,000 दो। रतन टाटा बोलेंगे कि मेरे SGST अकाउंट में पहले से 20,000 पड़े हैं, वहां से आप समझ लेना। तो जो 20,000 थे उसमें से 14,000 इनको चले गए, तो बचा कितना, क्रेडिट उनकी बची 6,000। बोलने का तात्पर्य है कि जो 26,000 यूपी के कस्टमर से टाटा ने खरीदे वो उनके पास रहेंगे और आगे जो टैक्स भरा होगा वो माइनस होगी। क्रेडिट सिस्टम ये चल रही है। और क्योंकि ये उनका राज्य सरकार वाला अकाउंट कहां पे ऑपरेट होगा, गुजरात के अंदर, तो गुजरात राज्य में जो उनका 20,000 था वहां से वो नीचे दे दिया यूपी सरकार को 14,000। तो इस कारण से टेक्निकली ऐसा बोलते हैं कि इनपुट क्रेडिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एक्सपोर्टर स्टेट टू द इंपोर्टर स्टेट या डेस्टिनेशन स्टेट। समझे आपकी आनंद, ये रतन टाटा के खाते में ये 20,000 जो क्रेडिट पड़ा था, पुराने वाले जो भी उन्होंने टैक्स भरे होंगे राज्य सरकार को SGST के 20,000, उसमें से उसको एडजस्ट करके यहाँ पर यूपी सरकार की टैक्स को पे किया गया। सो जो सोर्स स्टेट है या एक्सपोर्टर स्टेट है वहां की क्रेडिट ट्रांसफर हो गई डेस्टिनेशन स्टेट या इंपोर्टर स्टेट के अंदर। और उसके आगे वाले महीने में जब दूसरी गाड़ी कोई प्रोड्यूस करनी होगी तो रतन टाटा क्या करेंगे, कहीं से माल लेके आएंगे, गुजरात राज्य के बाहर से मान लो माल लेके आए तो वहां पर भी वापस IGST लगेगा। मान लो 20,000 लगा तो वहां पर भी केंद्र सरकार का कंपोनेंट, राज्य सरकार का कंपोनेंट, उस हिसाब से रतन टाटा ने आगे वाली पार्टी को टैक्स पे करेंगे। वो तो जो भी टैक्स पे करेंगे वो वापस यहाँ इनपुट क्रेडिट में एडजस्ट हो जाएगा। तो जो उनकी क्रेडिट केंद्र सरकार में बचे थे 8,000, वहां पर वो 10,000 आगे बढ़ के आए तो 18,000 प्लस हो गए। और राज्य सरकार को जो 6,000 की क्रेडिट थी वहां पे उन्होंने जो पीछे वो बढ़ के आए वो एडजस्ट हो गए, तो 10 + 6 16,000 यहाँ पे बन गए। और फिर उसके अगले महीने मान लो जो भी टैक्स कर, जो भी गुजरात या यूपी के अंदर ये गाड़ी बेचते हैं, जो भी वापस टैक्स लायबिलिटी बनती है तो अपनी ये इनपुट क्रेडिट से एडजस्ट कर सकेंगे। मतलब कि हर एक केस में बिजनेसमैन की GST लायबिलिटी क्या होगी, टैक्सेस ही कलेक्टेड फ्रॉम आउटपुट, जब सेल हुआ उस पे जो उन्होंने कलेक्ट किया और सामने इनपुट पे जो वो पहले से पे करके आए हैं, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, वही उनकी GST लायबिलिटी जो वैट में थी वही सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जितना समझ आ गया हो तो, नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, रट्टा मारो जिंदाबाद, ताकि MCQ हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू में कुछ तो बोलना पड़ेगा IGST क्या है, कैसे काम करती है। IGST किससे बना है बोलिए, सेंट्रल CGST और राज्य सरकार का SGST। IGST कौन कलेक्ट करती है, केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। और क्योंकि वो दो हिस्सों में बना है, केंद्र वाला और राज्य वाला कंपोनेंट, तो उसमें जो केंद्र वाला कंपोनेंट है CGST, वो पैसा कौन रखेगा, मोदी सरकार, केंद्र सरकार रखेगी। और राज्य वाला कंपोनेंट कहां पे जाएगा, डेस्टिनेशन या इंपोर्टर स्टेट, हमारे केस में यूपी को। तो मतलब कि SGST इनपुट क्रेडिट्स आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टर स्टेट, अपने केस में गुजरात, वहां से कहां पर, इंपोर्टिंग स्टेट यूपी में, डेस्टिनेशन स्टेट में। आगे बात,
कि जो भी टैक्स जो भरना है उसके लिए इनपुट क्रेडिट वगैरह जो मिलता था, तो केंद्र सरकार वाले अकाउंट सीजीएसटी में जो इनपुट क्रेडिट था वो चाहे जेठालाल हो चाहे रतन टाटा हो, वो केंद्र सरकार के सीजीएसटी पे करने के लिए वो इनपुट क्रेडिट यूज कर सकते हैं, राज्य सरकार के लिए नहीं। एंड वाइस वर्सा कि स्टेट जीएसटी के क्रेडिट में जो रतन टाटा के पास पैसे थे वो राज्य को सेटल करने के लिए कर सकते हैं, वो मोदी सरकार को उसमें से पैसा दे नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, द टू इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम्स या स्ट्रीम्स दे कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज। मोदी वाले अकाउंट में से पैसा आनंदीबेन को नहीं दे सकते और यहां से वहां नहीं। और डीलर की लायबिलिटी हर एक केस में क्या रहेगी, आउटपुट माइनस इनपुट। और क्योंकि वो पूरा सेंट्रल सेल्स टैक्स का मामला और ये चेकिंग वाला मामला ये जो खत्म हो गया, तो वेयर हाउसिंग का जो ऑब्सेशन है वो कम हो जाएगा। टैक्स लॉजिंग यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से वहां माल कहाँ पे भी भेजो, केंद्र सरकार को कुछ देना है, राज्य सरकार को कुछ देना है। चाहे आप गाड़ी गुजरात में बेचो या उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पे भी बेचो, बीच में ये सीएसटी के नाम पे अलग से 2% 4% जो आपसे टैक्स लेते वो कोई लेने वाला है नहीं। तो वेयर हाउसिंग ऑब्सेशन वो खत्म हो जाएगा, उससे कोई फायदा किसी को होगा नहीं। तो मतलब जीएसटी का बेनिफिट सबसे पहला, आईजीएसटी विल लीड टू एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स। अब बाकी के जो 3 पढ़ने हैं, एक तो एंसिलराइजेशन, बेज इफेक्ट और जीरो रेटेड एक्सपोर्ट देख लेते हैं। एंसिलराइजेशन, अभी के सिस्टम में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वापस वो पुराना कहीं से भी वो रॉ मटेरियल लाए होंगे, तो उस पर जो आगे एक्साइज ड्यूटी पे की होगी, आगे सर्विस टैक्स पे किया होगा, है ना, और वहां पर भी कोई राज्य सरकार के भी टैक्स पे किए होंगे। तो सैंडविच सिस्टम में एक्साइज और सर्विस की माफी मिलती थी, हाँ, लेकिन राज्य को जो पे किए थे उसकी माफी तो आपको मिलती नहीं थी। और आगे चल के जब ये आगे चीज बिकने को जाती थी उस पर वैट लगता था। लेकिन क्योंकि ये दोनों सिस्टम में बहुत सारे टैक्स जो कि इनपुट क्रेडिट आपको दे नहीं रहे थे, इस कारण से टैक्स लायबिलिटी हर एक कॉर्पोरेट की बहुत ज्यादा थी। इसको अगर डॉज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये आप अलग अलग बाहर कंपोनेंट कोई दूसरा बनाए और खरीद के लाओ और फिर असेंबल करो, नहीं। बड़ी कंपनियां ऐसा करेंगी कि मैं बाहर से कोई सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग नहीं लूंगी, मैं हर एक चीज इन हाउस प्रोडक्शन करूंगी। कि मोबाइल तो उसका कांच वो भी मैं बनाऊंगी, प्लास्टिक वो भी मैं कहीं पे प्लांट बना के वो भी मैं करूंगी, डिजाइनर सर्विस जो भी करना है वो भी मैं अपना अलग से R&D यूनिट बनाऊंगी, ताकि जो उसके पीछे जो भी मेरे को टैक्स भरने पड़ते हैं वो मेरी लायबिलिटी कम हो जाए। और क्योंकि उनमें से कई सारे टैक्स पे मुझे क्रेडिट नहीं मिल रही थी, वो मेरा पूरा तकलीफ खत्म हो जाए। सो टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन एंड इट्स कास्केडिंग इफेक्ट्स, कंपनीज दे ट्राई टू प्रोड्यूस एवरीथिंग इन हाउस, एवरीबडी ट्राई टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और एक तो यहाँ पर ये काम करेंगे और दूसरा हर एक जगह पे वो दूसरे राज्य में चीज बिकने को जाए और सीएसटी लागू ना हो, उससे लड़ने के लिए हर एक राज्य में वो डेपो और वेयर हाउस बनाएंगे। ये अभी के सिस्टम की खामी है। जीएसटी में तो ये खामी रहेगी नहीं। वाई? बिकॉज हर एक जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सीजीएसटी के क्रेडिट उसको मिल जाएंगे। कोई चीज खरीद के लाई, राज्य सरकार ने कोई टैक्स मांगा था, एसजीएसटी, वो भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा और फिर आगे उसको लायबिलिटी एडजस्ट कर सकते हो। इस कारण से, और सीएसटी को तो हमने खत्म कर दिया है। देयरफॉर यू गेट क्रेडिट ऑन इनपुट। इसका फायदा ये होगा, कंपनियां अब ये नहीं करेंगी कि मैं हर एक चीज अपनी ही कंपनी में बनाऊं। जो चीज बाहर सस्ते में मिल रही है या कोई और आदमी इसको ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकता है, उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे देंगे, आउटसोर्सिंग में दे देंगे, तो डिवीजन ऑफ लेबर इंप्रूव होगा, यस। एंसिलराइजेशन बढ़ेगा, हाँ। आउटसोर्सिंग बढ़ेगा, हाँ। सब कॉन्ट्रैक्टिंग बढ़ेगा, हाँ। और इससे जो फायदे होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो लोग ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग और एंसिलराइजेशन के नाम पे बड़ी कंपनियों के लिए कुछ छोटे छोटे पुर्जे या कोई सर्विसेज वो लोग जनरेट करें और आगे सप्लाई करते रहे। इस कारण से नौकरियां भी बढ़ेंगी, हाँ। और नौकरियां बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है, अगर वो 2.5 लाख से ऊपर के बेस में आ गया तो उसको डायरेक्ट टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो केंद्र सरकार का टैक्स जो बेस था वो भी बढ़ेगा। और क्योंकि हर एक के पास नौकरी है तो वो भी आगे जाके कुछ खरीदी करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसका भी कलेक्शन बढ़ेगा। तो टैक्स बेस भी बढ़ेगा, हाँ। टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, हाँ। और डायरेक्ट में भी बढ़ेगा, इनडायरेक्ट में भी बढ़ेगा। तो ये अपने इन शॉर्ट फायदे हैं। एंसिलराइजेशन या आउटसोर्सिंग कैसे प्रमोट करता है और उसके कारण इकोनॉमी को ये कैसे फायदा कराता है। जीएसटी की हम बात कर रहे थे, उसके फायदे, एक तो ये आईजीएसटी सिस्टम और उसके कारण वेयर हाउसिंग का जो ऑब्सेशन वो खत्म हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स विल बिकम एफिशिएंट। दूसरा एंसिलराइजेशन, उसको ये बढ़ावा देगा। अभी बेस कंप्यूटेशन और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अभी का सिस्टम क्या है, एक मोबाइल फोन बना मान लो 10,000, उस पे केंद्र सरकार बोलती है कि मैं 10% एक्साइज ड्यूटी लूंगी, तो मतलब 10,000 और उसका 10% मतलब मोदी सरकार 1,000 ले गई। अब
राज्य सरकार ऐसा बोलती है कि मैं 12% वैट लूंगी, तो वो किस पे, 10,000 पे नहीं, ये जो बाहर पूरा दाम मिलेगा 10,000 प्लस 1,000 टैक्स, मतलब 11,000 का मोबाइल, उसके 12%, इतना मेरा टैक्स। तो मतलब जो परसेंटेज हम गिनते हैं किस पे, किसी बेस पे गिनते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो बेस अलग अलग हैं। जीएसटी सिस्टम में ऐसा नहीं। मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ, मान लो उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से कीमत हुई 10,000, तो 10,000 रुपये मोदी सरकार मान लो यहाँ पर भी बोलती है कि 10% हमारा CGST, 1,000 बढ़ना है, हाँ वो तो पहले के जितना ही। लेकिन जो राज्य सरकार बोलती है कि हमारे 12% वैट नहीं 12% SGST दो, तो वो किस पे कंप्यूट होगा, 11,000 पे नहीं, वो भी सेम बेस पे 10,000 वाले बेस पे काउंट होगा। तो मतलब पहले से टैक्स राज्य सरकार को वैसे कम मिलेगा, लेकिन क्योंकि फाइनल ये चीज का दाम भी ऐसा कम हो जाएगा तो जनता ज्यादा परचेज करेगी, एंड वी कैन होप कि कलेक्शन में वो पैसा पहले से अधिक मिलेगा। तो ये बिकॉज अंडर जीएसटी सिस्टम जो टैक्स है केंद्र और राज्य का वो सेम बेस के ऊपर कंप्यूट किया जाएगा, तो ओवरऑल टैक्स बर्डन विल बी लेस ऑन द फाइनल कंज्यूमर। और चौथा फायदा, एक्सपोर्ट्स विल बी जीरो रेटेड। ये समझते हैं, मोबाइल कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है तो इन्होंने रॉ मटेरियल कुछ बाहर से मंगाया होगा, रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगाएंगे उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। हाँ, वाई, क्योंकि वो केंद्र सरकार के सीजीएसटी का वो हिस्सा नहीं है। एडिशनली आईजीएसटी भी उस पर लगेगी, तो इनमें से जो भी केंद्र सरकार का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट थिंग, जब ये लोग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे वो प्लास्टिक का सब जोड़ के, तो जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो केंद्र सरकार उस पर अलग से सीजीएसटी मांगेगी, यस। लेकिन अब ये जो मोबाइल फाइनल बना वो अगर बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया गया, इस पर जीएसटी कितना लगेगा, 0%। अब जीरो रेटेड ये होगा, क्या फायदा है इसका, आप समझो जनवरी में जेठाभाई ने बाहर से कुछ रॉ मटेरियल कुछ भी करके असेंबली शुरू की थी, तो जो भी इनपुट वो लेके आए उस पर उन्होंने जीएसटी पे किया होगा, आईजीएसटी पे किया होगा, हाँ सीजीएसटी किया होगा, हाँ एसजीएसटी जो भी केस में लागू पड़ता है। मान लो उन्होंने कुल मिला के ये पे किया था 10,000, तो क्योंकि इनपुट पे किया, ये सारा इनका क्रेडिट है। और जेठाभाई ये माल अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इस पे जीएसटी कितना है, 0%। मतलब सामने से टॉम क्रूज वगैरह से उन्होंने कोई पैसा कलेक्ट भी नहीं किया। अब आप समझो कि जीएसटी में भी डीलर की लायबिलिटी क्या थी, आउटपुट माइनस इनपुट, है ना। तो यहां पर जो 10,000 बने वो सारी जेठालाल के इनपुट क्रेडिट में सेट हो जाएंगे। ये 10,000 मतलब कि अगली बार जब भी वो कोई चीज इनपुट वैल्यू लाते हैं और उस पर जीएसटी पे करना है, तो ये इनपुट क्रेडिट का पैसा वहां पर वो यूटिलाइज कर सकते हैं। In this manner, exports will be zero rated. In other words, exporter will get full credit for the GST already paid on his inputs. लेकिन ये सब साबित करने के लिए आपने वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और इनवॉइस के साथ माल खरीदना भी पड़ेगा, बेचना भी पड़ेगा, तो टैक्स इवेजन पहले से कम होगा और सरकार का कलेक्शन तो इन एब्सोल्यूट फिगर बढ़ता जाएगा। जीएसटी के जो बेनिफिट थे, लॉजिस्टिक समझ लिया, एंसिलराइजेशन समझ लिया, बेस इफेक्ट क्या है, 10,000 पे वो कंप्यूट करते थे। और जीरो रेटेड एक्सपोर्ट कैसे बनते हैं कि पूरा इनपुट क्रेडिट वो सारा ही माल आपका हो गया उसमें से, तो वो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट। अब तक जो बातें करी, एक तो सेल टैक्स और वेट, उनमें क्या अंतर था, सेल टैक्स की क्या खामियां थी, सैनवेट मोड वेट ये सिस्टम क्या थे और उनमें खामियां थी, इसलिए हमने जीएसटी लाना था। कैसे लागू करना था, वो 122nd अमेंडमेंट बिल के जरिए, और उसके क्या फायदे हैं ये हमने देख लिए। अब जो आगे पढ़ना, एक आखिरी मुद्दा कि क्या चैलेंजेस है, क्या समस्या है ये जीएसटी लागू करने के लिए। समस्याएं जो है, फर्स्ट इज हाई रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, सेकंड इज राज्य सरकार बोलती है हमको नुकसान हुआ भरपाई करो, थर्ड रजिस्ट्रेशन किस लेवल पे कराओगे, एंड अदर मिसलेनियस इश्यूज। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट थिंग, हाई रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, हाई एचएनआर, ये क्या है। मान लो केंद्र सरकार बोलती है कि मैं अपने सारे इनडायरेक्ट टैक्स अबोलिश कर देती हूँ, ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक है उनकी रेवेन्यू इनकम कम हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी, उसको वापस ओरिजिनल लेवल पे लाना है तो आपने जो सीजीएसटी लाया है उसका लेवल उतना हाई होना चाहिए, ताकि अब तक ये सर्विस एक्साइज के नाम पे आपको जितना माल मिल रहा था उतना ही सीजीएसटी रेट पे भी मिलता रहे। मतलब कि वो इतना बड़ा होना चाहिए ताकि पुराने जो भी लेवल था अपनी लाइफस्टाइल उसी हिसाब से मेंटेन हम कर सके केंद्र सरकार। और उसी प्रकार राज्य सरकार बोलती है कि हम अपने सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करेंगे, तो उसके बदले वो जो एसजीएसटी लाएंगे उसका भी रेट उतना हाई होना चाहिए कि जितना पहले कलेक्शन होता है उतना ही अभी होता रहे या उससे ज्यादा होता रहे। तो ये जो रेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड
रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, मतलब अपने को पहले से कमी या डेफिसिट नहीं दिखनी चाहिए, जितना पुरानी सिस्टम में रेवेन्यू मिलता है उतना ही मिलना चाहिए या उससे ज्यादा मिलना चाहिए, उस प्रकार से कुछ परसेंटेज आप सेट करो। ठीक है, अभी के लिए केंद्र सरकार 12.5% एक्साइज रेट है स्टैंडर्ड राइट, एंड सर्विस टैक्स वो हमने देखा 14% है। मान लो इन दोनों को खत्म कर दे और उसके बदले एक ही लाना है सेंट्रल जीएसटी, तो उसका रेट क्या होना चाहिए? 12% से तो ज्यादा ही होना चाहिए, है ना, उससे कम तो होगा तो फिर कुछ अपने को नुकसान हो जाएगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि केंद्र सरकार को सीजीएसटी रेट रखना चाहिए 12.77, तो फिर जो खत्म हुआ उसके बदले तो अपना रेवेन्यू न्यूट्रल रहेगा। सेम वे वैट के अंदर 12.5 टू 14.5 इस रेंज में चलते हैं, इसको खत्म कर दिया और एसजीएसटी लाया तो स्वाभाविक है 12% से तो ज्यादा ही होना चाहिए इसका रेट। एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसको करना चाहिए 13.91%। हर एक चीज पे, हर एक सर्विस पे अगर ये रेट लगाया जाए तो आप ऐड करो कितना होगा टोटल जीएसटी 26.68%, अराउंड 27%। इतना कुल मिला के हर एक चीज पे अगर टैक्स लगेगा तो स्वाभाविक इकोनॉमी को नुकसान कर सकता है। 13 फाइनेंस कमीशन विजय केलकर उन्होंने बोला था कि स्टैंडर्ड रेट क्या होने चाहिए, राज्य सरकार का जीएसटी होना चाहिए 60%, केंद्र सरकार का होना चाहिए 5%, मतलब हर एक चीज पे 12% जीएसटी होना चाहिए। ये ऐसा वो केलकर बोल के गए थे, लेकिन फिर ये राज्य सरकारों की स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनी, उन्होंने बोला कि इस रेट पे तो हमें बहुत नुकसान होगा, ज्यादा मांगता है। कितना? सेंट्रल जीएसटी 12%, स्टेट जीएसटी वो 13% से ज्यादा, तो कुल मिला के फाइनल कितना होगा? 26% से भी अधिक हर एक चीज पे। हम दूसरे देशों के सामने इसकी तुलना करें कि और जगह पे क्या चलता है। एक है अरूबा आइलैंड, ये वेनेजुएला वाला वो जो हिस्सा है वही एक छोटा सा ये आइलैंड है, इस पे कंबाइंड जीएसटी कितना है? केवल 1.5%। मलेशिया में 6%, सिंगापुर में 60% और हंगेरी में सबसे ज्यादा 27%। तो लगता है कि इन लोगों ने केवल हंगेरी का ही नंबर देखा और फिर हाँ चलो। सिंगापुर के अंदर जीएसटी अडॉप्ट किया गया इन द ईयर 1994 और पहले तो वहां पर भी हाई था, लेकिन उन्होंने भी समझ के धीरे धीरे कम कर दिया, 60% पे ले आए। मलेशिया के अंदर वो लोग जीएसटी लागू करने वाले हैं 1 अप्रैल 2015 से और उन्होंने तय किया कितना रहेगा? 6%। तो अगर यहाँ पर इतना सस्ता और हमारे यहाँ इतना जीएसटी बहुत बढ़िया 26%, 27%, नुकसान क्या हो सकता है? विश्व बाजार में अपनी कंपेटिटिव एज कम होगी कंपेयर टू दोज एशियन जायंट। अब सवाल होता है कि यार एक्सपोर्ट तो अपने 0 रेटेड है, तो फिर कंपेटिटिव एज को कैसे नुकसान हो सकता है? क्योंकि इनडायरेक्टली इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें पहले से महंगी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट तो करता ही रहेगा। फिक की रिपोर्ट ये कहता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल बी रूइंड इफ यू कीप द जीएसटी एट 26 to 27%। ऐसे केस में अगर इतना बहुत ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है इवेजन बढ़ेगा, स्मगलिंग ये भी बढ़ेगी। इवेजन फिर कैसे? आप समझते हैं कि इनवॉइस सभी जने बनाएंगे तो इवेजन करना मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा रेट होगा तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सप्लाई चेन सभी लोग विदाउट इनवॉइस अगर सिस्टम चालू कर देंगे तो कुछ आपके हाथ में आएगा नहीं। जीएसटी इज वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब गरीब आदमी की आमदनी का ज्यादा हिस्सा वो खा जाते हैं। और यहाँ पर भी अब 26-27% हर एक चीज पे लगेगा तो कितना ज्यादा वो हिस्सा खा जाएंगे ना। देयरफॉर सच हाई लेवल ऑफ जीएसटी इट विल बी वेरी एग्रेसिव ऑन द पुअर पीपल। और भगवान ना करे महंगाई और बढ़ गई तो कलेक्टिवली फिर परचेजिंग पावर गरीब लोगों का बहुत कम हो जाएगा एंड इन द लॉन्ग रन इट विल शो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, क्योंकि वो न्यूट्रिशन पे, मेडिसिन पे, एजुकेशन पे पहले से खर्चा धीरे धीरे वो कम करते जाएंगे और एचडीआई अपना खराब होता जाएगा। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए सिस्टम का? ये हाई आरएनआर के नाम पे ये 26%, 27% जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि अपना इनकम पहले जितना बना रहे। तो इनकम पहले जितना बना रहे इसके लिए उपाय ये कर सकते हैं कि पेट्रोलियम है, अभी के लिए तो ये सिस्टम है कि जीएसटी काउंसिल बोले तब जाके उस पर लागू करेंगे, नहीं उसको अभी से ये 1 अप्रैल 2016 से उस पर भी आप जीएसटी लागू करो। हमने देखा कि वो राज्य सरकार पीने वाले दारू के ऊपर उनका अलग से टैक्स लगता रहेगा, नहीं वो भी खत्म, इस पे लागू करो। उसी प्रकार हमने देखा कि लैंड प्रॉपर्टी का डीलिंग होगा उस पर स्टैंप ड्यूटी लगे, नहीं वो भी खत्म करो, उसको बोलो कि वो एक जात का इनडायरेक्ट टैक्स है और वो भी जीएसटी के अंदर वो लागू कर दो। इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे सारे अभी जो भी चीजें हैं वो सारी जीएसटी में आप लागू कर दो, तो फिर टैक्स बेस अपना एक्सपांड होगा
और अगर कम भी रेट रखा जाए, लेकिन क्योंकि अब बेस बढ़ गया है तो स्वाभाविक है लेवल अपना मेंटेन रहेगा। तो हाई आरएनआर को अगर कम करवाना हो तो हमने जीएसटी का व्याप बढ़ाना होगा। ये सारी एग्जेम्प्टेड या केप्ट आउटसाइड आइटम्स, इन सबको आप जीएसटी के दायरे में ला दो, तब जाके फिर आप सोच सकते हैं कि आरएनआर आप कम भी कर दो तो भी किसी राज्य या केंद्र का कोई नुकसान नहीं होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो हाई आरएनआर वाला क्या एंगल है, क्या समस्या है, हमने देख लिया। अब जो देखना है कि कंपेंसेशन का एंगल, राज्य सरकार वाले बोलते हैं कि हमको नुकसान होगा और आप भरपाई करो। नुकसान क्यों होगा, कौन भरपाई करेगा, देखते हैं। केंद्र सरकार की बात करें, वो आप याद करो माल्या मृणाल, वो जो डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बनाया था, तो सबसे ज्यादा माल केंद्र सरकार को कहां से मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स से। और कॉर्पोरेट टैक्स क्या जीएसटी खा जाएगा, नहीं, वो तो अलग से चलता रहेगा। मतलब केंद्र सरकार की तो जमकर आवक अलग से चालू है। राज्य सरकार की आप बात करो, ज्यादातर राज्यों में हाईएस्ट कलेक्शन कहां से होता है, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर तो वैट में से उनको मिलता है, और उसको एलिमिनेट कर दो, जीएसटी के अंदर ला दो। और कुछ राज्य जो लग्जरी आइटम पे 20%, 14% ऐसा टैक्स मांगते हैं, वो भी खत्म, एक स्टैंडर्ड रेट लाना है। तो राज्यों का तो मतलब कि नुकसान हो गया, केंद्र का तो अलग से इनकम फ्लो चालू है। सेम वे राज्य सरकारों को अपने ये टैक्स जो खत्म करने हैं, सेस सरचार्ज, वो सारे खत्म करने हैं। तो इस कारण से पहले की तुलना में राज्यों को पैसा कम मिलेगा। और वैसे तो ये केंद्र सरकार का जो भी पर्सनल इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स में पैसा आया, वो राज्य सरकारों के साथ शेयर करना है। अभी के लिए 42% अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। लेकिन फिर हर एक 5-5 वर्षों पे राज्य सरकार वाले वो फाइनेंस कमीशन की मेहरबानी पे भी कि वो कोई बड़ा नंबर देंगे और हमारा नुकसान भरपाई हो जाएगा। और ये जो जीएसटी डेस्टिनेशन टाइप का टैक्स है, तो इंडस्ट्रियलाइज राज्यों को और नुकसान होगा, ये हम समझते हैं। गुजरात के अंदर नैनो गाड़ी बनी और यूपी में जाके बिकी, तो इस पे वो सिस्टम हमने देखा आईजीएसटी, और उसके अंदर से केंद्र सरकार को पैसा मिलेगा, हाँ सीजीएसटी मिल गया, ठीक है। राज्य सरकार को पैसा मिलेगा, कौन से राज्य को, जो इंपोर्ट कर रहा है, यूपी सरकार को एसजीएसटी के क्रेडिट, आनंदी बेन के मतलब अपने अकाउंट से एसजीएसटी क्रेडिट्स विल गेट ट्रांसफर्ड टू द यूपी गवर्नमेंट इंपोर्टिंग स्टेट अंडर द आईजीएसटी सिस्टम। तो मतलब हमको क्या मिला फिर गुजरात सरकार को पहले आप याद करो, सेंट्रल सेल्स टैक्स, अभी का सिस्टम है सीएसटी वाला, उसमें तो हमको पता है कि एक्सपोर्टर स्टेट को वो सीएसटी का माल मिलता था, लेकिन यहां पर हमें कुछ मिला नहीं, है ना। लेकिन ये वाइसे वर्सा, इट इज अ टू वे स्ट्रीट। मतलब अपनी गुजरात की गाड़ी यूपी में बिकी तो यूपी वालों को मजा है, क्योंकि वहां की सरकार को टैक्स में पैसा मिला। उसी प्रकार यूपी की गुजरात में आके बिकेगी तो वहां पे अपने को एसजीएसटी मिलेगा, हाँ। लेकिन आप समझो कि जो भी बड़े राज्य इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, गुजरात है और तमिलनाडु जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहां पे डेवलप हो रही है। सेकंडली हरियाणा में ऑटोमोबाइल, वो मानेसर प्लांट, मारुति और बहुत सारी, तो गाड़ियां तो जमकर बनती है। लेकिन हरियाणा तो छोटा राज्य है, बहुत से कम लोग रहते हैं, तो खरीदारी वहां तो कम होगी, ज्यादातर गाड़ियां तो बाहर ही जाने वाली है ना। तो जो भी ऐसे इंडस्ट्रियलाइज राज्य है उनको फिर माल इतना दिखेगा नहीं, क्योंकि जो भी जहां पर बिकती है वो डेस्टिनेशन स्टेट को ही जीएसटी तो मिल रहा है, हमको मिलेगा। लेकिन साइकिल पे अब आप समझो कि 2000 की साइकिल और लाख की नैनो गाड़ी, अपना नुकसान होगा। टेम्पररी रिलीफ के रूप में क्या किया गया, ये अपने 122nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा बोला है कि जब से ये लागू हो जीएसटी, उसके 2 सालों तक जीएसटी के अलावा 1% टैक्स और लगेगा। और ये जो 1% टैक्स लगेगा किस पे, ऐसे इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर। और ये 1% जो टैक्स लगा, उसका जो भी पैसा आएगा वो किसे मिलेगा, एक्सपोर्टर स्टेट को, जो जहां से जा रहा है। तो अपने केस में नैनो वहां पे जाएगी तो 1% अपने को मिला, और उसी प्रकार यूपी से साइकिल यहाँ पे आई तो यूपी वालों को भी 1% मिलेगा। बाकी जो केंद्र सरकार का सीजीएसटी वो अलग और राज्य सरकार का एसजीएसटी वो अलग, कौन से को मिलेगा, जहां खरीदारी हो रही है। 14 फाइनेंस कमीशन का इस पूरे मसले पर क्या बोलना है कि राज्यों को कोई कंपेंसेशन देना चाहिए, कितना देना चाहिए, आप कुछ बोलिए। वाईवी रेड्डी ने यह कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो कितना जीएसटी लेगी है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, वो तो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है, एक बात। दूसरा, कौन कौन से राज्य और केंद्र के टैक्स आप निकाल दोगे, वो तो अभी जीएसटी काउंसिल कुछ करेगी, वो भी अभी पूरा मैटर अनक्लियर है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि पेट्रोल डीजल वगैरह तो कोई और डेट से लागू करेंगे। इस कारण से
मेरे लिए ये मुश्किल है ये पता करना कि कौन से राज्य को कितना नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई कौन कितना पैसा दे, वो मेरे लिए अभी बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि हाँ, राज्यों को नुकसान होगा, यस, और केंद्र सरकार को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उस कारण से केंद्र सरकार का फिजिकल बर्डन बढ़ेगा और फिजिकल डेफिसिट जो कम करनी है वो अभी थोड़ा उसमें समस्या आ सकती है। बट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो केंद्र सरकार पे फिजिकल बर्डन बढ़ा उसके सामने, क्योंकि जीएसटी ला देंगे तो चीजों की खपत बढ़ेगी, नई नौकरियां क्रिएट होगी, बिजनेस एक्सपांड होगा, उस हिसाब से जीडीपी इंप्रूव होगा और केंद्र सरकार को टैक्स में ढेर सारा पैसा आता रहेगा। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो धीरे धीरे अपना हल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए नुकसानी की भरपाई नीचे करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ पैसा देना पड़ेगा। एज सच ये अपना 122nd अमेंडमेंट बिल, उसके अंदर कंपेंसेशन की बात तो है कि हाँ, एक फंड बनाएंगे और 5 साल तक नुकसान की भरपाई की जाएगी। यहां पर रेड्डी ने ऐसा बोला कि अलग से कानून के अंतर्गत जीएसटी कंपेंसेशन फंड बनाया जाए और वहां से राज्यों को नुकसानी का पैसा दिया जाए विथ टेपरिंग इफेक्ट। ये टेपरिंग इफेक्ट क्या है हम समझे। 2016 से जीएसटी लागू किया तो वो होगा अपना फर्स्ट ईयर या ईयर 1। वहां पर जो राज्य को जितना नुकसान हो रहा है वो 100% नुकसान कौन भरेगी, केंद्र सरकार उस फंड से पैसा उनको दे दे। दूसरे साल में भी 100% सारा नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करे, तीसरे साल में भी 100%, चौथे साल में सारे नुकसान की केंद्र सरकार भरपाई ना करे, केवल 75%, और 5वें साल में 50%, और उसके बाद कोई भरपाई नहीं। उतने तक तो फिर इकोनॉमी और पूरा बिजनेस इतना बूम हो गया होगा कि टैक्स कलेक्शन सबका बढ़िया होगा और किसी को कोई नुकसान दिखेगा नहीं। टेपरिंग किसको बोलते हैं? ग्राफ के अंदर ऐसे धीरे धीरे अगर ग्राफ के विड्थ कम होती रहे तो मैकेनिकल टर्म है टेपरिंग। यहाँ पर रेड्डी ने क्या बोला, पहले देना है और फिर धीरे धीरे उसको कम करना है। सो कंपेंसेशन विल बी गिवन, यस, इट विल बी गिवन इन 5 years, यस, एंड विथ टेपरिंग इफेक्ट, ऐसा रेड्डी ने बोला है। एमसीक्यू में ये परेशान टेपरिंग इफेक्ट है क्या है, तो इस प्रकार से। तो मतलब जीएसटी की जो समस्याएं थी, एक तो हाई रेवेन्यू रेट वो 26-27% और उससे कैसे नुकसान हो सकता है, कंपेंसेशन देना है कैसे देंगे, वो सारी बातें देखी। अब रजिस्ट्रेशन का इश्यू एंड अदर मिसलेनियस इश्यू। वैट सिस्टम के अंदर हमने देखा कि इनपुट पे आपको क्रेडिट मिलता है, लेकिन वो लेने के लिए आप हर एक व्यापारी ने क्या करना पड़ेगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 नंबर लेना पड़ेगा, उस हिसाब से उसकी क्रेडिट वगैरह काउंट होती रहेगी। तो मतलब कि ऐसा कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन तो जीएसटी में भी करवाना पड़ेगा। अभी की सिस्टम ऐसी है कि जो व्यापारी का 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो उसने ये 3 नंबर लेना पड़ता है। सर्विस टैक्स, तो सर्विस इंडस्ट्री में जो भी प्लेयर 10 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर है उसने सर्विस टैक्स का अलग से नंबर लेना पड़ेगा। एक्साइज में ऐसा ही अराउंड 1.5 करोड़ नंबर है। तो अलग अलग टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड अलग अलग है। अब क्योंकि जीएसटी तो इन सबको खत्म करके अकेला जीएसटी आएगा, तो उसका थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, कितने तक का टर्नओवर हो तब जाके आप ये पूरा आपका नंबर मिलेगा और ये वो काम करना है। इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच असहमति है। केंद्र सरकार बोलती है कि ऐसा कोई भी व्यापारी जिसका 25 लाख से बड़ा टर्नओवर है उन सबको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और फिर उस हिसाब से क्रेडिट वगैरह मिलता रहे। राज्य सरकार ऐसा बोलती है कि स्पेशल कैटेगरी राज्यों में, वो हिल स्टेट और दूसरे गरीब राज्य, वहां पे ये लिमिट होना चाहिए 5 लाख, और जनरल कैटेगरी वाले ये गुजरात महाराष्ट्र वगैरह उनके लिए लिमिट होना चाहिए 10 लाख। अब ऐसा अलग अलग लिमिट क्यों? आप समझो जितना छोटा लिमिट होगा तो छोटे छोटे व्यापारी भी उसमें कवर करते रहेंगे और उस हिसाब से राज्यों को ढेर सारा पैसा, मतलब एसजीएसटी, उनका टैक्स बेस एक्सपांड होता रहेगा और वो कमाते रहेंगे। तो इस कारण से राज्यों को हमेशा ये चिंता कि हमको बेस छोटा रखना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेट में आ जाए और हमको ढेर सारा पैसा मिले। केंद्र सरकार का ये आंकड़ा है, तो आपस में इस बाबत में असहमति है। नेक्स्ट थिंग, अभी के लिए एक्साइज ड्यूटी जो ली जाती है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ऐसे 1 लाख लोग हैं, सर्विस टैक्स के ऐसे 8 लाख लोग हैं। जब जीएसटी आ जाएगा तो ये सब खत्म होकर नए रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे, तो कुल मिला के लगभग 30 लाख ऐसे एसएससी या रजिस्ट्रेशन नंबर या ऐसे प्लेयर आ जाएंगे, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट का पूरा इशू, क्योंकि इन सबको अपने इनपुट क्रेडिट केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के भी, एक राज्य से दूसरे गया तो आईजीएसटी का सेटलमेंट, डेटा मैनेजमेंट, वो पूरा इट विल बी ए चैलेंजिंग थिंग। इसके लिए कंपनी बनाई गई है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क लिमिटेड, जो इनको आईसीटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रोवाइड करेगी। तो रजिस्ट्रेशन की क्या समस्या है हमने देखा। अब लास्ट में कुछ मिसलेनियस इश्यूज।
हमने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर केप्ट आउटसाइड द जीएसटी सिस्टम अंटिल कि वो जीएसटी काउंसिल बोले इस तारीख से लागू करना है। मतलब इन पर तो एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वेट ये सब लागू होता रहेगा और उनकी अलग से जो भी कास्केडिंग इफेक्ट बनती है, जो भी नुकसान होता है, जो भी फ्लक्चुएशन आता है, वो सारा मैटर चालू रहेगा। क्रूड ऑयल के दाम अभी कम हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सामने अपनी एक्साइज ड्यूटी उतनी बढ़ा रही है ताकि उनका कलेक्शन जम के बनता रहे। अब आप समझो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो तो अपनी इकोनॉमी की पूरी फ्यूल लाइन है, पूरा ब्लड है, तो उनके अंदर जो भी प्राइस वगैरह रहेंगे तो फिर जीएसटी के स्टैंडर्ड रेट आप कुछ भी तय कर लो, जहां पर कोई स्टैंडर्ड सिस्टम लागू नहीं होगा तब तक वो पूरे जो बढ़िया एकदम एफिशिएंट इम्पैक्ट दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पाएगा। सेकंडली, मान लो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लागू कर दिया, वो उसको भी जीएसटी के अंदर ला दिए, तो शर्त कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो गाड़ियां ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, जिनका एवरेज कम होता है, वो एसयूवी व्हीकल्स वगैरह, उन पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए और जो फ्यूल एफिशिएंट कार है वो जो पेट्रोल लेके आती है उन पे थोड़ा कम टैक्स होना चाहिए। तो क्या ऐसे कोई प्रोविजन रहेंगे? नहीं। अपना 122nd अमेंडमेंट बिल वो इस प्रकार के कोई कार्बन टैक्स या पॉल्यूशन टैक्स उसके बाद में तो वो दे आर साइलेंट ऑन दैट इशू। तो ये सारे चैलेंजेस इश्यूज हैं। और अंत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उन्होंने एक रिपोर्ट दिया और खामियां निकाली भारत के जीएसटी सिस्टम में। पहले तो इन्होंने बोला कि आप ये जो ड्यूअल रेट वाला स्ट्रक्चर लेके आए, SGST और CGST, पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें रजिस्ट्रेशन, कौन कितना क्रेडिट, कंपेंसेशन, पूरा मामला बहुत गंभीर है, उसे लागू करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट थिंग, ये आप रजिस्ट्रेशन क्रेडिट की बात करो तो केंद्र सरकार ने 30 राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, पूरा एक ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह लगाना पड़ेगा। यूनियन का तो अपना बढ़िया है सेंट्रल और सर्विस, एक्साइज और सर्विस के लिए, बट द स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट उनके वो ऑफिशियल वो इतने ट्रेन नहीं है इस प्रकार के कामों के लिए। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार में आपने लागू भी कर दिया, लेकिन राज्य सरकारों में लागू करने में बहुत समस्या है। कई जगह तो ऐसी है कि जहां 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो दीज आर ऑल द इश्यूज। लेकिन हाँ, जब लागू करोगे तो जीएसटी इकोनॉमी को फायदा कराएगा। हाँ, और अभी अपना जितना भी ग्रोथ है उससे 1 या 1.5 तक अपने को ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, ऐसा IMF ने कहा है। तो इस तरह से हम जो इकोनॉमी के पिलर की बात कर रहे थे, फिजर पॉलिसी, उसके अंदर ये जीएसटी वाली बात आज खत्म करी। जीएसटी में हमने देखा सेल्स टैक्स की क्या खामी थी, वेट सिस्टम हम लेके आए, सेड वेट, मोड वेट, वो क्या है, जीएसटी, क्योंकि इन सिस्टम में खामी थी तो जीएसटी लाना है, और कैसे लाना है? 122nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। जीएसटी के क्या फायदे हमने देख लिया, जो 4 मुख्य फायदे थे, और 4 जो बड़े नुकसान है वो हमने देख लिया। तो इस हिसाब से ये पूरा एंगल खत्म होता है। अब आगे जो बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और जीडीपी कैलकुलेशन, वो मैटर हमने देखनी है। ठीक है, तो एक ब्रेक लेने के बाद ये काम शुरू करते हैं।